इशू ऑफ डिवेंचर हमने चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा वन शॉट में इशू ऑफ डिवेंचर को हम खत्म करने का प्रयास करेंगे, देख लेंगे कितना खत्म होता है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स। ऑलरेडी इसके एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने आपको सैंपल के तौर पे करवा दिए थे। गर्व, एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने आपको सैंपल के तौर पे करवा दिए थे। सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा हमने टॉपिक कौन कौन से करने होते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास इस चैप्टर में जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर्स। कुछ 5-6 हमारे पास यहाँ पे टॉपिक्स हैं, ट्राई करेंगे हम खत्म करने की कि आज ही खत्म हो जाए, एक एक दो दो क्वेश्चन ही हो जाए चाहे। सबसे पहला टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर्स। पहले मैं आपको टॉपिक्स लिखवा रहा हूं ताकि आपको पता चल सके। इशू ऑफ डिवेंचर्स आप कर सकते हो एड पार पे। पार का मतलब होता है 100 वाला डिवेंचर 100 में इशू कर दो, या फिर आप कर सकते हो एड प्रीमियम पे, मतलब यहाँ पे 100 वाला डिवेंचर 100 में, यहाँ पे आप 100 वाला डिवेंचर समझ लो 105 रुपए पे इशू कर रहे हो। तो प्रीमियम पे इशू करने का मतलब होता है कि कंपनी शेयर्स को महंगा बेच रही है, तो कंपनी के पास 105 रुपए आएंगे, तो मतलब कंपनी का 5 रुपीज का प्रॉफिट है, तो इसको हम बोल देते हैं ये प्रॉफिट है। या फिर कंपनी डिस्काउंट पे भी डिबेंचर इशू कर सकती है डिबेंचर होल्डर को, पब्लिक को लुभाने के लिए कि 100 वाला डिबेंचर हम आपको 90 रुपए में इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो कंपनी के लिए ये लॉस की सिचुएशन है। डिबेंचर का मतलब होता है कि हम पब्लिक से पैसा उठा रहे हैं, आज कंपनी को पैसों की जरूरत है, पब्लिक से पैसा उठा रहे हैं 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, बाद में उनको उनका पैसा रिफंड कर देना है। प्लस हर साल आपको उनको इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट कंपनी की मर्जी होती है, 10% दे, 12% दे, 8% दे। जर्नली रहता है 8 से 12% के बीच में मार्केट में। जिन लोगों को डिवेंचर पसंद आ रहे होंगे वो खरीद लेगा। तो पहला टॉपिक आपका ये होता है इशू ऑफ डिवेंचर्स। अब इशू ऑफ डिवेंचर मैंने लिखवा दिया, पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी, डिस्काउंट पे भी। इसके साथ आप यहाँ पे डिवेंचर इशू कर सकते हो प्रोरेटा भी। प्रोरेटा का मतलब होता है कि कंपनी बेचना चाहती है 10,000 डिवेंचर, लेकिन खरीदने वाले आ गए 12,000 डिवेंचर्स। तो जो 2,000 एक्स्ट्रा आ गए, या तो उनको उनके पैसे रिफंड कर देने होते हैं, या फिर वो कहते हैं कि आप हमारे पैसे ना अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट कर देना, अभी हमें वापस नहीं चाहिए। चीज समझ में आई? अगर कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवा सकती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। कंपनी ने इशू किए थे 10,000 डिवेंचर, खरीदने वाले आ गए 12,000, तो 2,000 के पैसे कंपनी के पास फालतू आ गए। तो कंपनी किसी के पैसे फालतू रख नहीं सकती। इंडिया में कानून जो है बहुत सख्त है। सेबी जो कानून बनाती है, मतलब ये सोच के चलो कि गला दबा देगी। मतलब एक पेनल्टी, एक फाइन लगाएगी, सीधा 25 लाख का बंदा सड़क पे आ जाएगा। इतने हैवी फाइन है ना, इसलिए इंडिया में क्या होता है, कंपनियां जल्दी जल्दी स्कैम कर नहीं पाती। सर हम तो देखते हैं खबरें, खबरें जो मर्जी देखते चले जाओ। अब इंडिया में अगर 10,000 कंपनी है, 10,000 कंपनी में से, ठीक है, 10,000 कंपनी में से 50-70 कंपनियां फ्रॉड कर भी जाएं, ठीक है। अब मर्डर की भी तो सजा होती है ना, फांसी भी होती है, क्या मर्डर होते नहीं, क्या ना होते नहीं। कहने का मतलब ये है कि इंडिया के जो ये लॉज हैं या रूल्स हैं ना, सेबी जो बनाती है बहुत स्ट्रिक्ट लॉज बनाती है, जल्दी जल्दी कंपनियां इसमें फ्रॉड वगैरह नहीं करती। तो कंपनियां 2,000 रुपए का पैसा अपने पास रख नहीं सकती, तो या तो उनको रिफंड कर देगी, या उनके पैसे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेती है। फिर एक टॉपिक हमारे पास आता है इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसका मतलब ये होता है कि आपने किसी कंपनी से एसेट खरीद ली, उसका पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लिया, उससे गुड्स खरीदी किसी और बंदों से, बदले में उसको कैश देना है ना हमने। किसी से सामान लोगे, पैसा दोगे कि नहीं दोगे? पैसा देंगे। लेकिन अदर देन कैश का मतलब है आप पैसा नहीं दे रहे, कैश के अलावा कुछ और दे रहे हो। क्या दे रहे हो? डिबेंचर्स। तो एक ये टॉपिक है। इस टॉपिक का क्वेश्चन शेयर कैपिटल में और इसमें सेम है, सेम एज शेयर कैपिटल। ये वाला टॉपिक सेम एज शेयर कैपिटल। तो अगर शेयर कैपिटल में सेम है तो आप मान के चलो ये वाला टॉपिक का क्वेश्चन 3 नंबर में पेपर में आता ही आता है, हर बार आता है। इतिहास गवाह है, शेयर का आएगा चाहे डिबेंचर का आएगा, क्वेश्चन टॉपिक सेम है, वहां पे शेयर कैपिटल लिखा होता है, यहाँ पे हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी, कर दी थी। थोड़ी सांस में सांस आई, जान आई। फोटो तो मेरी वैसे नहीं दिख रही, तो हम स्क्रीन को बड़ा ही कर देते हैं थोड़ा और। फोटो पता नहीं नाराज हो गए यार, फोटो आ ही नहीं रही यार। वो कह रहे बड़े महीनों से वो नहीं की ना हमने, रिकॉर्डिंग नहीं की, 1-1.5 महीना हो गया होएगा। तो कहते टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, असूल है दुनिया का। ठीक है जी, मान लेते हैं।
तो है क्या जी, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आपने सामान लिया, बदले में आपके पास कैश नहीं था देने के लिए, आपने उसको डिबेंचर दे दिए। कुछ ना कुछ तो हो रहा है सर। इसको हम ये भी तो कह सकते हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ बार्टर सिस्टम। क्या सोच है आपकी, बहुत बढ़िया। तो ये क्या है, बार्टर सिस्टम। मशीन ले ली, कैश नहीं दे पाए, उसको डिबेंचर दे दिए। एक और टॉपिक आता है, जब आप बैंक से लोन लेना चाह रहे हो, बैंक से लोन लेना चाह रहे हो, आपने कुछ प्राइमरी सिक्योरिटी गिरवी रख दी। मैंने लोन लिया 5 लाख रुपए का, मैंने 5 लाख रुपए की अपनी बिल्डिंग या मशीन या गाड़ी गिरवी रख दी, लेकिन बैंक वाले कह रहे हैं कि कुछ और भी गिरवी रखो, क्योंकि हमें जो सिक्योरिटी चाहिए गिरवी वो ज्यादा चाहिए। तो उसको बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी, अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो, बदले में कुछ गिरवी रख रहे हो। एक होता है प्राइमरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी मतलब आपने अपनी बिल्डिंग की रजिस्ट्री गिरवी रख दी, आपने अपनी गाड़ी के कागज गिरवी रख दिए, आपने गोल्ड गिरवी रख दिया। उसके अलावा एक चीज और गिरवी रखनी पड़ेगी, उसको बोलते होते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी कि सेकेंडरी सिक्योरिटी। वो यूज में कब आएगी, जब आप बैंक का पैसा चुका नहीं पाओगे। तो ये एक तरह से खोखली सिक्योरिटी है, आपने उसको डिबेंचर इश्यू नहीं किए। कोलेटरल सिक्योरिटी में आप क्या कर रहे हो, डिबेंचर इश्यू कर रहे हो, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। लेकिन आप एक्चुअल में डिबेंचर इश्यू नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक गिरवी के तौर पे रख रहे हो। समझ लो 5 साल के लिए लोन लिया, 5 साल में लोन रीपे ना कर पाए तो बैंक वाले तो आएंगे चाय पानी पीने, भटूरे छोले खाने आपके घर पे। शाम को आए तो मोमोज खाने आएंगे, दोपहर को आए तो रोटी खाने आएंगे, सुबह आए तो भटूरे पूड़ी छोले खाने आएंगे। अब पूड़ी छोले खाने आएंगे तो कुछ साथ में लेके भी तो जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब ये है, अगर बैंक वालों के साथ आपने डिफॉल्ट किया तो जो डिवेंचर, जो बिल्डिंग आपने गिरवी रखी हुई है, वो उसको अपना मान लेंगे, तब डिवेंचर सच में इश्यू कर देंगे। जब लोन लेने गए हमने सिर्फ गिरवी रखा, डिवेंचर इश्यू नहीं किए। लेकिन अगर आप रीपे ना कर पाए उनका लोन, तो फिर आपको ये वाले डिवेंचर इश्यू करने पड़ेंगे। एक और टॉपिक होता है जी, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब है, रिडीम करने का मतलब होता है, रिडम्पशन का मतलब होता है रिडीम करना, रिडीम करने का मतलब होता है रीपे, रीपे का मतलब रिफंड। बड़े सारे शब्द हैं, रिडम्पशन, रिफंड, रीपे। लोन उठाया है, वापस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। एक काम करना, आज जाके सोचना कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसा बैंक है जिससे लोन सिर्फ ले सकते हैं, वापस नहीं देते। मैं तो अपनी दुकान दुकान सब छोड़ दूंगा, ट्यूशन पढ़ानी बंद कर दूंगा, वो वाले बैंक के पास जाऊंगा। तुझसे भी मेरे नाल चलना, इकट्ठे लांगे। आपा करना क्या है, पैसा मेन तो यार, पैसा पैसा है ना, अपने पैसों का ही देखना है। तो कोई अगर एक ऐसा बैंक मिले मेरे को बताना जहां पे रिडम्पशन होती ना हो। मैं ढूंढने निकला था, मैं ढूंढने को जमाने में ऐसा बैंक निकला, लेकिन मेरे को मिला नहीं। तो आप लोग ढूंढना। मैं जिस बैंक से लोन लेके आया या मैंने डिबेंचर इशू किए, तो मेरे को रिफंड तो करना था। तो रिफंड करना है कब, जितने टाइम के लिए आपने लोन लिया है। समझ लो 10 साल के लिए लोन लिया, तो 10 साल तक इंटरेस्ट भरते रहो, 10वें साल के बाद वो प्रिंसिपल अमाउंट वापस करनी पड़ेगी। तो इसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन आप सस्ती भी कर सकते हो, महंगी भी, या एट पार भी। लेकिन रिडम्पशन जो है ना, एट पार मतलब कि 5 लाख उठाया, 100 रुपए का डिबेंचर था, 100 रुपए के वापस कर दिए। एट प्रीमियम, एट पार को हम लिखते हैं ब्रेक इवन। आप लोगों को ब्रेक इवन का मतलब पता है, जितने डिमांड एंड सप्लाई। ओ शाबाश, इकोनॉमिक्स, वेल डन। मेरे सामने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, देश का भविष्य उज्जवल है। लेकिन कनाडा देश का, ये भी मेरे को साथ में बोलना पड़ेगा। पंजाब में हम, पंजाब में रिकॉर्डिंग चल रही है, तो पंजाब वाले यूथ किसका भविष्य उज्जवल करते हैं सर, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, अगर इंग्लैंड का, जरूरत पड़ गई तो युगांडा का, अफ्रीका का। भारत का नहीं करेंगे, कसम खाई थी पंजाब के नौजवानों ने, भारत का नहीं करेंगे। पाकिस्तान का कर देंगे, अफ्रीका का कर देंगे, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं अपने, चलो लोन की छोटी मोटी बात करते हैं। जो डिबेंचर हमने इशू किए, रिफंड भी करने हैं। अब रिफंड या तो आप एट पार पे कर सकते हो। सर पैर मतलब पैर नहीं बेटा, पार, PAR, पार। 100 रुपए का डिबेंचर उठाया, मैंने कल आपको बताया था एक डिबेंचर की कोई कीमत होती है, मतलब एक चिप्स के पैकेट की कीमत है क्या, 100 रुपए। तो आपने पहले 100 रुपए का लोन लिया, 100 रुपए का लोन वापस कर रहे हो। पार का मतलब है 100 रुपए वाले को 100 रुपए वापस कर रहे हो, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन। ब्रेक इवन का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, नो P&L, नो प्रॉफिट नो लॉस, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन। या फिर आप रिडीम कर सकते हो एट प्रीमियम पे। एट प्रीमियम का मतलब होता है आपने 100 रुपए का डिबेंचर उठाया था, वापस कर रहे हो 109 रुपए। बताओ कंपनी के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस है। कितने का, 9 रुपए का कंपनी को लॉस हो गया, क्योंकि आए थे 100, जा रहे हैं 109।
सर फिर 109 का लॉस ना हुआ। तो सर 100 देखो पहले 100 रुपए तो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, प्रिंसिपल अमाउंट कभी भी आपका इनकम या एक्सपेंस नहीं होता। जब 100 रुपए आए थे आपको तो आपकी इनकम थोड़ी ना थी, वो तो लोन था। तो जो 109 वापस कर रहे हो उसमें से 100 तो प्रिंसिपल अमाउंट है, तो आपके लिए लॉस कितना हुआ? 9 रुपए। तो दूसरा आप प्रीमियम पे, क्योंकि अगर आप प्रीमियम की लालच दोगे ना तभी पब्लिक आपकी कंपनी में पैसा लगाएगी, डिवेंचर खरीदेगी आपसे। समझ रहे हो आप एक चीज? अब सोच के देखो, मेरे को एक कंपनी मिल रही है जो मेरे से ले तो 100 रुपए रही है, हर 10 साल में 10 साल के लिए वो लोन ले रही है, तो 10 साल में मेरे को इंटरेस्ट भी देती रहेगी और 10 साल के बाद मेरे को 100 रुपए के बदले 109 रुपए वापस करेगी। मैं कहूंगा ये तो बहुत बढ़िया है, हर साल भी इनकम हो रही है और लास्ट में भी पैसा ज्यादा मिल रहा है। एक होता है एट डिस्काउंट, एक होता है जी एट डिस्काउंट। मतलब कि 100 रुपए आपने किसी से लिए, वापस कर रहे हो 95 रुपए 10 साल के बाद। अगर ऐसे लोग मिले तो मुझे बताना, मैं तो उन्हीं से पैसा उठाऊंगा। भाई 100 रुपया दे दे, 10 साल बाद देख तेरे को मैं 95 रुपए दूंगा है। तो 5 रुपए, वो 5 रुपए का डिफरेंस नहीं होगा, 5 जूतों का डिफरेंस जरूर होगा। सोच के देखो यार, आप लोग सोचो आपके पास 100 रुपए हैं, अपन मान लेते हैं 100 रुपए को 1 लाख रुपए है। 1 लाख को भी सर बड़ी बात करो, कनाडा जाना है हमने, चलो 10 लाख रुपए है। तो आपके पास 10 लाख रुपए, आपने 10 लाख का लोन दिया, बदले में कह रहे हो ये 10 लाख रुपए मैं तेरे को ना 10 साल के बाद वापस करूंगा, 9.5 लाख है। एक तो तू 10 साल के लिए लोन ले रहा है, ऊपर से 9.5 लाख वापस करेगा, मतलब कि एज ए डिस्काउंट पे वापस करेगा। 100 रुपए वाले डिबेंचर को 95 रुपए? नहीं जी नहीं, होते ही नहीं है। इसको मैं कैसे लिखूं, क्या लिखूं यार? नो एंट्री। ओ ना ना ना, ये डिबेंचर्स आप लोग भी ऐसे ही लिखना, तभी तो याद रहेंगे। पेपर के क्वेश्चन है ये जो लिखवा रहा हूं। ये डिबेंचर्स इस प्लेनेट में उपलब्ध नहीं है। हाँ नहीं पाए जाते। उपलब्ध लिखना औखा हो जाता, नहीं पाए जाते। कब क्षेत्र से तो हाँ ये कवरेज क्षेत्र से बाहर है, इस पे रोमिंग फैसिलिटी लगेगी। हमारा पैक जो है लोकल वाला है। ये डिबेंचर इस प्लेनेट में नहीं पाए जाते जी। आप सोच के देखो, अगर तो आपने रट्टा मारा ना फिर तो आप समझ लो आप याद कर रहे हो, जिसका मतलब होता है टेम्परेरी। आप एक लॉजिकल सोचो यार, किसी को 10 साल के लिए पैसा उधार पे दे रहे हो, उसको क्या बोलोगे 10 साल बाद? भाई थोड़ा ज्यादा दियो ना। आप कह रहे हो भाई तेरा पैसा लेके जाऊंगा 10 साल यूज करूंगा, कम दूंगा। यारी दोस्ती कट दे सकती धंधे में याद रखना मेरी बात, कोई यारी दोस्ती नहीं होगी। आपका चाचा आपका नहीं होता, यारी दोस्ती क्या होगी? मेरे को बता दियो यारी दोस्ती, मेरे को पैसे दे दियो आज, फिर 1.5 लाख रुपए दे दियो, मैंने क्लासरूम्स और एसी और लगवाने हैं, 10 साल बाद वापस करूंगा 1.25 लाख। आज दे जाइयो, जितने हो दे जियो। तू और मैं यार अपनी दोस्त। यारी दोस्ती है ही नहीं। ओ यार बस कल चाय पिलाई थी यार अपन ने, कल जो बंदा ना बैठ के चाय पीता ना, उससे बड़ा यार यार जिगरी कोई और हो ही नहीं सकता। तो कल अपन ने चाय पी थी इकट्ठे। चीज समझ में आती है जी? डिबेंचर जो हैं डिस्काउंट पे रिडीम कभी नहीं होते। अच्छा इसी के साथ मैं आपको ना एक शेयर्स का पॉइंट लिखवा देता हूं। शेयर्स तो अलाउड ही नहीं है। शेयर्स जो है, शेयर्स आर नॉट अलाउड। वहां पे अलाउड तो है समझ लो, लेकिन कोई लोग लेगा नहीं तो इसलिए पाए नहीं जाते। शेयर्स तो अलाउड ही नहीं है एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर कंपनीज एक्ट 2013। शेयर्स को आप डिस्काउंट पे, यार वैसे रिडम्पशन है ना, हम तो रिडम्पशन की बात कर रहे हैं। छी यार क्या करूं, तेरे को पढ़ाना भी नहीं आता। इशू की बात हो रही थी यार, इशू जो है वो शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। शेयर को तो रिडीम करना ही नहीं होता, इक्विटी शेयर तो इररिडीमेबल होते हैं। चलो आगे बात करेंगे। 5 टॉपिक हो गए हमारे। पहला टॉपिक था इशू, दूसरा था प्रोराटा। ये वैसे ना इशू और प्रोराटा एक ही बात है जी, ठीक है। फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कोलेटरल सिक्योरिटी, रिडम्पशन, और इसके बाद एक टॉपिक हो रहा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे, डिस्कशन बहुत हो गई। इशू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जितने साल के लिए लोन लिया है तो बदले में उसको इंटरेस्ट भी तो दोगे ना। तो इंटरेस्ट किसके लिए खर्चा होगा, किसके लिए इनकम होगी? कंपनी के लिए खर्चा होगा, और बिजनेस के लिए क्या होगी? और डिबेंचर होल्डर के लिए इनकम हो जाएगी। तो हमें ये 6 टॉपिक को लपेटना है। पहला टॉपिक का हमने 1-2 क्वेश्चन लपेट लिए थे, आज जल्दी जल्दी बाकी लपेटेंगे जल्दी से। वो भी तो होता है टीडीएस। वो इंटरेस्ट में तो होता है, ठीक है जी। इधर देखो, सबसे पहले कंपनी है, पब्लिक है। पॉइंट नंबर 1 देखो, पॉइंट नंबर 1 दिख रहा है, किसने किसको लोन दिया है? पॉइंट नंबर 1 की एरो देखो, प्रभजोत आओ इधर जल्दी आओ।
रेविका का फोन आ रहा है, उनको बोल दो कि क्लास चल रही है, बात कर लेना। तो क्या कहते, पब्लिक ने लोन दिया किसको, कंपनी को। कंपनी ने सेकंड नंबर पे देखो क्या दिया, दिख रहा है आपको, डिबेंचर सर्टिफिकेट दे दिए कि भाई तेरे पास इतने डिबेंचर हैं, तेरे पास इतने। और तीसरे नंबर पे इंटरेस्ट की एरो देखो कौन किसको दे रहा है, कंपनी। बिल्कुल ओके है जी, ठीक है जी, बेसिक क्लियर है। अब पहला, मैक्सिमम डिबेंचर की टर्म कितनी हो सकती है, 10 साल हो सकती है, मैक्सिमम टर्म 10 साल। सर इसका मतलब है आप 10 साल से ज्यादा के लिए लोन नहीं ले सकते पब्लिक से। अगर आपने पब्लिक को डिबेंचर इशू किए हैं और उन्होंने आपकी कंपनी को पैसा दिया है तो 10 साल के बाद लाजमी आपको रिफंड करने पड़ेंगे। सर अगर कंपनी 3 साल के लिए लेना चाहती है, 3 साल के लिए करो। सर बोल रहे हैं अर्जेंट काम है। बोलो 5 मिनट दे दे। तो कंपनी के लिए क्या है जी, मैक्सिमम टर्म ऑफ डिबेंचर कितनी है, 10 साल है जी। 10 साल का मतलब है कंपनी ज्यादा से ज्यादा 10 साल के लिए लोन ले सकती है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होती थी तो उसकी लिमिट होती थी 30 इयर्स। मैं थ्योरी का ये पेपर, क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एमसीक्यू में या शॉर्ट फॉर्म में या ट्रू फॉल्स में, किसी भी में। ऑब्जेक्टिव इन दोनों में से एक ऑब्जेक्टिव में, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो रोड बनाती है, ब्रिजेस बनाती हैं, ये सब चीजें। अच्छा, कंपनी के लिए लाइबिलिटी है कि नॉन करंट लाइबिलिटी है कि नॉन करंट लाइबिलिटी है डिबेंचर। अगर आपने 1 साल से कम के लिए डिबेंचर इशू किए, नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये गलत आंसर है, ठीक है। अगर अब आप टेक्निकल बात करें, अगर आपने डिबेंचर 1 साल से कम के लिए इशू किए हैं तो करंट लाइबिलिटी, अगर 1 साल से ज्यादा के लिए तो नॉन करंट लाइबिलिटी। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो नॉन करंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में मेजर हेड सब हेड आता है, ठीक है जी। डिबेंचर कहां पे आएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी में आएगा अगर क्वेश्चन साइलेंट है, मतलब हम ये मान के चलते हैं 1 साल से ज्यादा के लिए लोन है। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, इधर बना हुआ था, मैं उधर अलग से ही खेली जा रहा था। सबसे पहले मेरे को एक आपको ये स्टेटमेंट बनवानी पड़ेगी। सोच के देखो, कोई कंपनी है जिसकी टोटल इनकम है 1000, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे 1000, उसके टोटल खर्चे हो गए 600 रुपए, प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, 400। लेकिन आपने इंटरेस्ट डिबेंचर उठाए होंगे या बैंक लोन उठाया होगा, उसको इंटरेस्ट भी दोगे, तो 100 रुपए का आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो बाकी प्रॉफिट कितना बचा, 300। ओके है, देखना ये आप लोग लिखो मत, मैं आपको ना स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, क्योंकि अभी अगर हम लिखने लग गए ना तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। ये मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा उसमें, ग्रुप में। कंपनी के पास प्रॉफिट कितना बचा, 1000 की इनकम है, 700 के खर्चे आ गए, प्रॉफिट इनकम कितनी बची 300, समझ के चलो 40% प्रॉफिट है, तो जितना आपने प्रॉफिट कमाया उसका 40% आपको टैक्स दे देना है, तो उसका 40% टैक्स दे देना है 120, तो बाकी प्रॉफिट कितना बचा, यहां तक समझ में आ गया। टोटल कंपनी की इनकम कितनी थी, 1000, टोटल खर्चे कितने थे, टोटल खर्चे 700, इंटरेस्ट को मिला के 700, तो प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट के ऊपर आ गई गवर्नमेंट, कहती है हमें भी दो, हमें भी दो, कितना दो, 40% दो, तो 300 का 40%, 1000 का इनकम का नहीं, जितना प्रॉफिट है उसका, तो 120 रुपए हमने प्रॉफिट दिया, बाकी रह गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट बोलते हैं इसको, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब उसमें से आपने क्या देना है, आपने याद है बचपन में सीखा था क्लास +1 में, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, एक इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, सीखा था। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को पहले प्रॉफिट देना होता है, इक्विटी शेयर होल्डर वालों को बाद में। तो आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को डिविडेंड बांटा 60 रुपए, बाकी इक्विटी शेयर होल्डर वालों के लिए बच गया 120। आपने सुना होगा, आपके टीचर आपको बताते थे इक्विटी शेयर होल्डर आर मोर रिस्की, जितना बच गया उनका, ना बचा तो उनको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन प्रेफरेंस वालों को फिक्स्ड डिविडेंड मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो अब जैसे मेरे को आया था पिछले हफ्ते इक्विटी डिविडेंड आया था मेरे को पर शेयर के बदले में 1 रुपए, तो मेरे पास विप्रो कंपनी के 70 शेयर थे, तो मेरे को 70 रुपए की धन दौलत आई थी, मेरे को सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ा था उस 70 रुपए को सेट ऑफ करने के लिए। चलो जी, सोर्सेज हो गए, ठीक है। हाँ हाँ, पहले तो गवर्नमेंट आएगी ना, आपको लगता है पहले इंसान आएंगे, वो कहेंगे आपको, मतलब क्यों रुला दोगे आप तो मेरे को यार, पहले तो सरकार आएगी भाई साहब, हमारे पैसे लाओ, है ना। इंडिया में रह के पाप कर रहे हो सर, कौन सा पाप, पैसे कमाने का पाप, तो पापों की सजा भरनी पड़ेगी सर, कौन सी सजा, इनकम टैक्स, तो इनकम कमाई है तो इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। उसके बाद में आएंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर तो देखो मेरे जैसे हैं, बैठे हैं लास्ट में, कुछ मिल गया तो ठीक है, ना मिला तो ना सही। तो सर के पास 70 शेयर हैं विप्रो कंपनी के, कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया 1 रुपया पर शेयर, तो मेरे को पूरे 70 करोड़, सोचा तो था मिलेंगे लेकिन 70 रुपए मिले। किसी जन्म में मैं 70 करोड़ शेयर खरीदूंगा, ठीक है। हाँ मैं सोच तो रहा हूँ, अपॉइंटमेंट दी हुई है,
वो कहते पहले ना वो आपको वो करने पड़ेंगे, वो शो नहीं होते कैमरा वो लेके माइक लेके। हमारा कैमरा ही खराब है, अब मैं क्या करूँगा। चलो जी, फोन में अगर मैं डिबेंचर इशू कर रहा हूँ, सबसे पहले डिबेंचर के पैसे मिलेंगे, ठीक है। मैं पहले प्रीमियम वाली देखो एंट्री एक बार के लिए, प्रीमियम वाली अगर मैं एंट्री कर रहा हूँ, डिबेंचर एप्लीकेशन छोड़ो यार, क्वेश्चन में कर लेंगे, ये आपको आती है, कल भी हमने की थी। इंटरेस्ट रेट इज फिक्स्ड ड्यूरिंग द होल ईयर, कंपनी का इशू, ठीक है, ओके ओके, फॉर कंसिडरेशन, ठीक है जी। अब क्वेश्चन पे आ जाओ बस। अब हम सीधा क्वेश्चन कर रहे हैं, सीधा प्रीमियम वाला क्वेश्चन करेंगे। आप लोग आओ, इलुस्ट्रेशन नंबर आइए आप लोग। बड़े सौखे क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। ये क्वेश्चन सिर्फ हम बुक में से देखेंगे बस। रोहन केमिकल लिमिटेड, देखना इलुस्ट्रेशन नंबर 4। आप लोग ये क्वेश्चन देखो, मेरे को बड़ी जरूरी फोन आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन देखो, सिर्फ देखना है, समझ आएगा कि नहीं। हमला नहीं सीखते हमला कितना रस्सी मारना मेरे को वो मैच नहीं है पर मैं नहीं बता भी होने नहीं बता दो भाई साहब रिकॉर्डिंग चल रही है, आप लोगों की आवाज जा रही होगी, यूट्यूब वाले बच्चे बोलेंगे कि सर और बच्चे दोनों एक जैसे हैं, बोलते बहुत हैं। क्वेश्चन हो गया ये वाला? सर आपने कराया नहीं, हम क्या अपने आप करेंगे? क्या लगता है आपको सर, हम प्रथा नहीं तोड़ सकते एक स्टूडेंट टीचर वाले रिलेशन की? सर सीधे बैठ जाओ, अच्छा लगेगा। हाँ सीधे। बेंच तो आगे भी पड़ा था, उसके पीछे भी पड़ा था, पर तूने देखा कि लास्ट वाली सीरीज में से कौन सा वैकेंट है? सर हम अपनी बात क्यों करें, हम भारतीय हैं, हम पहले दूसरों की बात करेंगे। नवे बेंच भी आ गए सर वो तो दिखाना आए आए ताही बेंच नहीं लगा मैंने कब की है बेंच की बात? मैंने तो बोला कि वो चेयर खाली थी, वो खाली थी, कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम लास्ट सेकंड लास्ट वाले पे, वैकेंट वाले पे बैठते हैं। फर्नीचर डेबिट तो कैश चेक के थ्रू पेमेंट करके आए हैं, गूगल पे। गूगल पे किया तो देखो एंट्री तो 2 बैंक बनेगी ना। एसिड हो गया एक वो एसिड लेकिन ना 150 रुपये किराए का भी लगा। फर्नीचर में ऐड करूं कि वो अलग से नोट करूं? करोगे क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो फर्नीचर में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। एसिड आ गया सर एक कैरी पता नहीं कैरी चार्जेस नहीं पड़ेगा भाई, नहीं है यार, ना ना ना। फ्रेम जब हम फर्नीचर खरीदते हैं, कैपिटल एसेट खरीदते हैं, तो उसको उसी के अंदर इंक्लूड करते हैं। क्या बात कर दी, पता नहीं कहाँ ट्यूशन पढ़ते हो। सीए तरुण होगी हो नाम डुबो दो मेरा रिकॉर्डिंग में भी। रोहन केमिकल लिमिटेड ऑफ मुंबई इशूड ये देखना कितना बना, 1 करोड़। और पहले हो ये वाला 1 करोड़ 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% पेबल 40 रुपए एप्लीकेशन, 70 रुपए अलॉटमेंट, प्रीमियम ऑफ 10%। याद रखना प्रीमियम, गुरु के सीधा बैठ, प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर निकाला जाता है। 100 रुपए का 10% बताओ जी कितना होगा?
100 रुपए का 10%, 10 रुपए तो टोटल हो गया 110, जिसमें से 40 रुपए एप्लीकेशन के साथ देने हैं, ये कंडीशन है पब्लिक को, 70 रुपए अलॉटमेंट। डिबेंचर्स आर रिडीमेबल, रिडीमेबल का मतलब है तो है उनका पैसा रिफंड भी करना है, कब? 31 मार्च 2020 को, ठीक है जी, 31 मार्च 2020 को रिफंड कर देंगे। रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डिबेंचर्स एज्यूमिंग दैट इशू इज फुली सब्सक्राइब्ड। पहले तो ये एंड ऑल द मनी वाज रिसीव्ड। सबसे पहले बताओ नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हुए इस क्वेश्चन में? 1 करोड़ को 100 से डिवाइड कर दो, हमने तो बचपन में सीखा था, करोड़ को कर दो लाख बन जाएगा, लाख को कर दो मतलब 100 से तो 1000 बन जाएगा। तो ये मेरे पास डिबेंचर बने 1 लाख डिबेंचर्स, मतलब 1 लाख चिप्स के पैकेट है, 100 रुपए का एक है, 1 लाख गुना 100 होता है 100 लाख, यानी कि 1 करोड़। ठीक है जी, पहली एंट्री बनेगी, पहले पैसे आएंगे 40 रुपए। अब क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ कि सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे किसके साथ मिलने हैं, अलॉटमेंट के साथ। ही हमने सीखा हुआ है शेयर कैपिटल चैप्टर में भी, यहाँ पे भी पहले बैंक के पैसे मिलेंगे फिर एप्लीकेशन ड्यू करेंगे। तो पहली 2 एंट्रीज होती हैं हम डिबेंचर देंगे भाई, पैसा लेंगे ना, कंपनी पैसा लेगी, बदले में डिबेंचर देगी पब्लिक को। तो सबसे पहले कंपनी में देखो बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, तो 1 लाख 1 लाख इंटू 40 इज इक्वल टू 40 लाख। यार मेरे को तो चक्कर आ रहे हैं, ये तो 1 करोड़ डिबेंचर है, वैसे रुपीज तो लिखा नहीं हुआ कहीं पे। 40 करोड़ रुपया आ गए भाई मेरे को चक्कर आ रहे हैं, ये रुपीज नहीं है बेटा, न्यू बुक में 10,000 है। आप स्क्रीन वाला देखो, क्या दिक्कत हो गया, फिर क्या हो गया, आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, आप करोड़ में खेलेंगे क्या यार, अभी भी लखपति बातें करोगे, कनाडा जाने वाले हो गए 2-4 महीने बाद, करोड़ों की बातें करो भाई साहब। चलो, कंपनी ने 1 करोड़ डिबेंचर इशू किए हैं, ठीक है, ये 1 करोड़ ना डिबेंचर्स हैं, ये डिबेंचर्स हैं, रुपीज नहीं है, तो 100 रुपए का एक है, तो 1 करोड़ गुना 100 100 करोड़, कंपनी 100 करोड़ रेज करना चाहती है। वैसे आपको मैं प्रैक्टिकली बात बताऊं, 100 करोड़ कंपनी आज की डेट में कोई रेज ही नहीं करती सर, फिर कितना 1000 करोड़ हो, 1500 करोड़ हो, 5000 करोड़ हो, कंपनियां इतना पैसा उठाती है, 100 करोड़ वाली तो कंपनियां है ही नहीं, ठीक है। अडानी अंबानी को देख लो, वो तो 1 लाख करोड़ से नीचे बात ही नहीं करते, 10,000 करोड़ 20,000 करोड़, तो ये 100 करोड़ अगर है भी ना, तो ये प्रैक्टिकली भी जायज है, बड़ी बड़ी कंपनियां इतना पैसा तो उठाती ही हैं। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, पहले एप्लीकेशन से रिलेटेड पैसा आ रहा है, तो 1 करोड़ डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय 40, तो ये हो गया 40 करोड़, जिसको मैंने गोला डाला है ना, आप जीरो तो काउंट नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं बता रहा हूं, याद रख लेना, ये एप्लीकेशन के पैसे आ गए। तो एप्लीकेशन के केस में पहले पैसा आता है, फिर उसको ड्यू करते हो, ड्यू करने का मतलब होता है कि आपने उसको उतने डिबेंचर मतलब दे दिए, डिबेंचर अलॉट कर रहे हो। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितने से क्रेडिट किया था उतने से डेबिट टू डिबेंचर्स, डिबेंचर कंपनी के लिए लाइबिलिटी होती है, इसलिए वो क्रेडिट साइड पे आती है। तो पहली 2 एंट्री है एप्लीकेशन की। अभी लिखो मत, ये वाले क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है, इससे अच्छा क्वेश्चन करवाऊंगा, ये सिर्फ एक वो है रिहर्सल, जब आप घर पे वो क्रिकेट नहीं खेलते, बैट बॉल खेलते हैं, पहले ट्राई बॉल नहीं होती, ट्रायल बॉल, और 2-3 बॉल उसमें आउट नहीं है, ये वो वाला क्वेश्चन है। तो पहली हो गई आपकी 2 एंट्रीज एप्लीकेशन वाली, 4 टोटल एंट्रीज हो सकती हैं, सॉरी 4 इंस्टॉलमेंट होती हैं, उसकी 8 एंट्रीज होती हैं। तो पहली इंस्टॉलमेंट हो गई एप्लीकेशन की, उसकी 2 एंट्रीज हो गई। पहली 2 एंट्रीज देखना, समझ आ गई। पहले में पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या से रिलेटेड पैसा मिल रहा है, एप्लीकेशन से, नाम बीच में अटैच कर देना डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, क्या से क्या कट गया, डिबेंचर एप्लीकेशन से डिबेंचर एप्लीकेशन कट गया। सर कटना मतलब एक क्रेडिट हो गया, एक डेबिट हो गया, क्या बच गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, कंपनी के पास पैसा आया, ठीक है, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। इसके बाद है सेकंड इंस्टॉलमेंट है, सेकंड इंस्टॉलमेंट में भी 2 एंट्री हैं। अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंस्टॉलमेंट में पहले आप ड्यू करते हो, ये देखो ये लिखा हुआ है ड्यू, बाद में पैसा मिलता है। पहले वाली केस में पहले पैसा लेना होता है फिर ड्यू, बाकी अगले सारे केसेस में पहले ड्यू करते हो। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 70 करोड़ हो गया, उसमें से 2 डिबेंचर्स, डिबेंचर का रेट है 60 रुपए, तो 1 करोड़ गुना 60, प्रीमियम 1 करोड़ इंटू 10, तो डिबेंचर के सामने 60 करोड़ और सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने 10 करोड़। और इनसे हमें कितने पैसे मिलेंगे, पैसे ले लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 70 करोड़, क्योंकि डिबेंचर का रेट 60 रुपए था, 10 रुपए प्रीमियम,
तो टोटल हमें 70 करोड़ रुपया मिलना है। देखना एंट्री समझ में आ गई है। अगला क्वेश्चन हम कॉपी पे करेंगे। अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा रिफंड भी करेंगे, प्रोराटा वाला भी करेंगे, ठीक है जी। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट लिमिटेड ऑफर 2 लाख 8% डिवेंचर ऑफ 500 ईच। अब देखना अमाउंट सेम है। ये लो जी, एक जीरो ज्यादा है, ये लो एक जीरो को हटा दिया, उधर 500 की जगह 100 है, ये लो इसको भी अपने 100 कर दिया। और बताओ कहाँ पे एप्लीकेशन का रेट 40 है, ये लो जी एप्लीकेशन का रेट आप 40 बना लेते हैं। एक काम करते हैं ना, पहले यही खेल लेते हैं, क्वेश्चन तो चलता रहेगा। ये लो जी, और बताओ 8 साल 8 है कि इसकी जगह 4 है, बाकी ठीक है। ओल के स्पेलिंग ठीक है, ये देखना ALL है, लास्ट में डिबेंचर के स्पेलिंग ठीक है, पीछे एस डाला हुआ है। चलें जी आगे करें। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ट्रेडिशनल में ट्रेडिशनल ही है कि ट्रेडिशन है सिर्फ? ट्रेडिशनल प्रोडक्ट लिमिटेड ऑफर्ड 20,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो मतलब 100 वाला डिबेंचर 110 में इशू कर रहे हैं, जिसमें 40 रुपए एप्लीकेशन के साथ है इंक्लूडिंग द प्रीमियम। तो एप्लीकेशन का अपना रेट हुआ 30 रुपए। बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, तो बैलेंस कितना होएगा? बैलेंस 8 गलत है, 70 होएगा ना, ऊपर 40 आ गया, इधर देखो 40 है और इधर बच जाएगा 70 रुपीज। बट द एप्लीकेशन फॉर रिसीव 30,000 शेयर। कंपनी बेचना चाह रही है 20,000, खरीदने वाले आ गए 30,000 एंड अलॉटमेंट इज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस। लिखने को प्रोराटा है, कहने का मतलब है 30,000 वालों को 20,000 दे दिए, लेकिन 10,000 नहीं, रिफंड नहीं है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट रेट अलग है ना, उनके पैसे अलॉटमेंट में रख लेंगे हम। मनन ऐसे नहीं यार, पिछले क्वेश्चन में एप्लीकेशन अलॉटमेंट इकट्ठी थी जो मैंने करवाया था नॉन रिकॉर्डिंग में, आप उसी को नहीं लेके चल सकते ना। एप्लीकेशन के पैसे अलग हैं, अलॉटमेंट के अलग हैं, तो जितने एप्लीकेशन के पैसे फालतू आए हुए हैं एक्स्ट्रा पैसे, वो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। ऑल द मनी ड्यू ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इज रिसीव्ड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इशू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है जी, करो, मैं आपको करवा रहा हूं। सबसे पहले लिखो अप्लाइड, कितने अप्लाई किए हैं लोगों ने? 30,000। अलॉटेड बताओ जी, कितने अलॉट किए हमने? अलॉटेड किए हैं 10,000। तो ये केस कौन सा हुआ? केस हुआ जी ये प्रोरेटा का। कौन सा केस हुआ? प्रोरेटा का केस। तो जो एक्सेस पैसे आए हुए हैं, या तो 20,000 नहीं आएगा, कंपनी का 20,000 ही है। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी का कंपनी क्या करेगी? एक्सेस एप्लीकेशन मनी, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है 10,000 इंटू 40। सर 40 कैसे आया? जिसने अप्लाई किए होंगे 40 रुपीज दिए होंगे ना एप्लीकेशन के, तो कंपनी के पास 10,000 इंटू 40 कितना होता है? ये 4 लाख रुपए कंपनी इनको प्रोराटा वालों को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देगी कि तुम्हारे पैसे हैं या तो हमसे ले जाओ, लेकिन रिजेक्ट हुआ नहीं, कोई लेने नहीं आया, तो जब इनसे हम अलॉटमेंट के पैसे भी तो मांगेंगे ना अगली इंस्टॉलमेंट में, तो वो कह रहे हैं कि उसी में एडजस्ट कर लेना, हमने आपको पहले ही थोड़े पैसे एडवांस में दे दिए। अब करेंगे एंट्री, पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री। तो पहले कंपनी को एप्लीकेशन के पैसे मिलते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। कितने पैसे मिलेंगे जी? 20,000 नहीं, अप्लाई किया है 30,000 लोगों ने, 30,000 लोगों ने 40 रुपए पहले ही दे दिए होंगे, तो ये मेरे हिसाब से बनेगा 12 लाख रुपए। 30,000 इंटू 12, 30,000 इंटू 40, 12 लाख रुपए कंपनी को अप्लाई किए बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गई। हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्रीज होती हैं, एक पैसा मिलने वाली, एक ड्यू करने वाली। सिर्फ एप्लीकेशन में पहले पैसा मिलता है, तभी तो हमें प्रूफ होएगा कि हाँ भाई ये सच में शेयर से डिबेंचर खरीदना चाहता है कि नहीं। अब इसको ड्यू कर दो, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ये देखो, ये यहाँ पे जो आपने अमाउंट क्रेडिट की है, इसी पे एरो खींचो जैसे मैंने खींची है, इसी को डेबिट कर दो, एक बार क्रेडिट एक बार डेबिट। अब देखो जी, इसमें से डिबेंचर कितने परसेंट है? ये
टू 10% डिबेंचर्स। इसमें से डिबेंचर का रेट क्या है? डिबेंचर का रेट है कि एप्लीकेशन का अपना रेट, एप्लीकेशन का अपना रेट 20,000 डिबेंचर है 30 रुपए, तो ये 6 लाख रुपए आएंगे। नहीं नहीं, 30,000 एप्लीकेशन आ गई थी, हम कितने ज्यादा से ज्यादा डिबेंचर चिप्स के पैकेट बेच सकते हैं? 20,000 ना, और देखा जाए पैकेट कितने का है? 30 रुपए का। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 20,000 कंपनी के पास ज्यादा से ज्यादा डिबेंचर है, 20,000 गुना 10, 2 लाख। बाकी जितने पैसे आए थे उनको उनके पैसे अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दो, टू डिबेंचर अलॉटमेंट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा प्रोरेटा, मैंने आपको पढ़वाया था, इधर देखो, इधर ये देखो लिखा हुआ है प्रोरेटा बेसिस। प्रोरेटा बेसिस का मतलब होता है कुछ वालों को कुछ दे दिए, रिजेक्ट नहीं किया ना उनको, प्रोपोर्शनेटली दे दिया, तो फिर वो अपने पैसे ना, वो मतलब इतने लॉयल बंदे होते हैं, अपने पैसे ही नहीं लेने आते, कहते हैं रख लो, हम खुश हो जाते हैं। कहते हैं रख लो का मतलब है अलॉटमेंट वाले पैसे रख लो, फिर अलॉटमेंट के टाइम पे हम नहीं देंगे, फिर मूड खराब हो जाता है ये सुन के। कई बार क्या वो तो क्वेश्चन में लिखा होगा ना कि इनको रिजेक्ट कर दिया, रिफंड कर दिया। गुरकिरत ये सुरेश वाला कोई केस पूछ रहे। तो टू डिबेंचर अलॉटमेंट, कितने के पैसे फालतू थे? 10,000 वालों के पैसे फालतू थे। 10,000 वालों ने अप्लाई करते हुए 40 रुपए दिया था, तो आप रट्टा थोड़ी मार सकते हो सर, ऊपर 30 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, कभी 10 से। देखो ये अगर आप देखोगे अल्टीमेटली 30 + 10 40 हो तो गया, 30 रुपए ये है, 10 रुपए ये है, तो 20,000 इंटू 40 को तो हमने ओके कर दिया, 20,000 इंटू 40 को ओके कर दिया, 10,000 इंटू 40 को हमने अलॉटमेंट में डाल दिया, यानी कि 4 लाख। तो देखना टोटल 12 लाख बन रहा है, 6 2 8 4 12 12 ओके है। अगली इंस्टॉलमेंट कौन सी लेनी है हमने इनसे? तीसरे नंबर पे सेकंड इंस्टॉलमेंट में 2 एंट्रीज होंगी, एंट्री नंबर 3 और 4 अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट को पहले ड्यू करेंगे, फिर पैसा मिलेगा। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। जहां जहां पे मैं ऊपर डिवेंचर अलॉटमेंट लिख रहा हूं ना, ये सभी के साथ आपको 12% 10% लिखने हैं, टू 10% डिवेंचर्स, जैसे यहां पे हो गया, ऊपर भी। अब मेरे को बताओ कंपनी के पास चिप्स के पैकेट कितने हैं सर? 20,000। अलॉटमेंट का रेट कितने हैं? 70। तो 20,000 इंटू 70 बताओ, 140 होगा या 14 लाख? 5 जीरो है तो 14 लाख रुपए हो गया। अभी मेरे पास स्पेस नहीं थी तो मैंने एल लिख दिया, एग्जाम में लिखना अलाउड नहीं है, एग्जाम में पूरी जीरो डालनी है। तो डिवेंचर अलॉटमेंट ड्यू हो गई, अब पैसे मिलने हैं, तो पैसे मिलेंगे, बड़ा मजा आएगा। बैंक को डेबिट कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट, जब भी पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट। कोई ऐसा बंदा था जिसने पैसे ना दिए हों? लेकिन कंपनी को पैसा मिलना था 14 लाख। ऑलरेडी कंपनी को देखो 4 लाख पहले ही मिल चुका था ना एप्लीकेशन के टाइम पे, तो वो एडजस्ट हो जाएगा 4 लाख रुपए। तो अब कितने मिलेंगे? 10 लाख। ओके है जी। अगर सर प्रोराटा ना होता, रिफंड वाला केस होता, अगला क्वेश्चन वही करेंगे, रिफंड वाला। इस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट? चलो सर आगे चलो, टाइम बड़ा कम है। पहले आप अमाउंट ठीक करवा दो मेरे को, नहीं तो बोलते रहोगे सर ये है वो है। अगला क्वेश्चन देखना, यही है रिफंड वाला केस है, रिफंड वाला। इसमें देखो जी 7500, 100, 35, 2500, 1000, 10,000 बोलो, ठीक है? बीजेपी वाला छोड़ो, पहले आप कांग्रेस वाला करेंगे। स्क्रीन पे क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देख के करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी। क्वेश्चन पढ़ो, पहले लिखना नहीं है, पहले मेरे साथ साथ पढ़ो। नारायण लिमिटेड, बोलो बोलो, नारायण नारायण बोलो, नारायण नारायण लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन 7500, 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। कंपनी के पास कितने चिप्स के पैकेट है? कितने का एक बेच रही है? वैसे तो 100 रुपए का एक है, बेच रही है। नारायण नारायण, तू तो मतलब ज्यादा ही खो गया। 12% का मतलब क्या होता है सर? हमें एक ही बार बता दो। ये बेटा इंटरेस्ट रेट होता है। कंपनी 100 वाला डिबेंचर 35 रुपए महंगा बेचना चाह रही है। कोविड के टाइम पे चीजें महंगी होनी शुरू हो गई थी, जिन चीजों की कमी हो रही थी, ये वो चीज है।
या फिर कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, लोग 135 का भी खरीद लेंगे। फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, ये सबसे बढ़िया होता है, 2 ही इंस्टॉलमेंट में पूरा हो जाएगा जी। फुल अमाउंट क्या है, एप्लीकेशन के साथ है, ठीक है जी। भेजो भेजो। फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर रिसीव्ड 10,000 डिवेंचर्स। कंपनी कितने बेचना चाह रही थी जैस्मिन, यहाँ पे कंपनी कितने डिवेंचर बेचना चाह रही थी? रणवीर इधर मेरे भाई, इधर इधर, कंपनी कितने बेचना चाह रही है? खरीदने वाले कितने आ गए? उसको बोलने दो यार, वो तो आपके सुन सुन के ही बोली जा रहा है, कहता 10,000 चल 10,000। एप्लीकेशन फालतू कितनी आ गई? 2500 into 2500 फालतू आ गए, वर रिजेक्टेड। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे प्रोरेटा था, इस क्वेश्चन में प्रोरेटा नहीं है, इस क्वेश्चन में रिफंडेड है, रिजेक्टेड। तो इनके पैसे, वैसे भी इनका प्रोरेटा केस बन ही नहीं सकता था, क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट है ही इकट्ठी। तो अगर ये चाहते भी ना कि हमारे पैसे अलॉटमेंट के टाइम पे रख लो, बेटा अलॉटमेंट है ही इकट्ठी, एप्लीकेशन के साथ ही है, तो इन दोनों भी तो अलॉटमेंट तो मैं वही कह रहा हूं ना, इस क्वेश्चन में इकट्ठा है यार। सोच के देखो, आप हो नारायण वाले, मैं हूं डिबेंचर होल्डर, आप बेच रहे हो 7500 डिबेंचर, जब कह रहे हो कि सारे पैसे इकट्ठे दे देना, सारे पैसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट के इकट्ठे दे देना, मैंने खरीदने आ गया 10,000 के हिसाब से मैंने 135 रुपए दे दिए। अब सारे पैसे जब आपने 7500 पे लेने हैं इकट्ठे, तो बाकी पैसे आप ये थोड़ी कह सकते हो अगली इंस्टॉलमेंट में, आपने इंस्टॉलमेंट ही एक रखी है, तो अगली इंस्टॉलमेंट का यहाँ पे सवाल ही नहीं है, तो इसलिए प्रोराटा बन ही नहीं सकता था। प्रोराटा बन भी जाता तो भी मेरे को रिफंड ही करना पड़ता, क्यों? क्योंकि अगली इंस्टॉलमेंट कोई ड्यू ही नहीं हो रही, तो इसलिए बाकी सारे पैसे रिफंड करने पड़ेंगे। लिखा भी हुआ है, एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड। क्वेश्चन की बनावट समझ आई है? डिवेंचर वर अलॉटेड टू रिमेनिंग एप्लीकेंट, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। करो जी साथ साथ। सबसे पहले अप्लाइड लिखो जी, कितने अप्लाइड थे हमारे पास? अप्लाइड थे, लोग खरीदने आ गए थे 10,000, अप्लाइड आ गए थे 10,000। हम कितने ज्यादा से ज्यादा अलॉट कर सकते हैं? 7500। ये कौन सा केस है? लगने को तो प्रोराटा केस है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ये रिफंड वाला केस है जी, तो हम ये केस करेंगे रिफंड वाला। और जो एक्सेस पैसे हैं, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी पता है कितनी है? 2500 इंटू 135 रुपए। 100 वाला डिवेंचर हम 135 में बेच रहे हैं, तो 2500 इंटू 135 करो भाई, कितना होता है? आप लोग मत करो, मैं मेहनत से कर रहा हूं, अपनी मेहनत से करूंगा। 3,37,500। तो ये वाले सारे के सारे पैसे मुझे पता है क्या करने पड़ेंगे? रिफंड करने पड़ेंगे, यानी कि बैंक अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। चलो जी, पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अब इकट्ठी है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का रेट इकट्ठा है, तो टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कंबाइंड हो जाएगा। कितने से कंबाइंड होगा जी? लिखो, 10,000 खरीदने वाले आ गई, तो उन्होंने अप्लाई किया होगा, तो एप्लीकेशन के पैसे दे दिए होंगे। टोटल रेट रखा है हमने 135, 135 के साथ 4 जीरो 13,50,000। 13 लाख। सर कितने परसेंट डिवेंचर थे? 12%। 12% बोल दिया महापुरुषों ने, तो आप 12% लिख दो। अब डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पैसों का क्या करना है? कुछ डिबेंचर में बांट देना है, कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम में बांट देना है, कुछ रिफंड कर देना है। तो जितने से क्रेडिट किया था उतने से डेबिट कर दो, ये वाली एंट्री तो सेकंड वाली, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। बिना सोचे समझे 13,50,000 रुपए इधर फिल कर दो। अब मेरे को ये वाले पैसों का हिसाब किताब करना है, कुछ डिबेंचर में, कुछ प्रीमियम में, कुछ रिफंड में। तो जो तो डिबेंचर में देने हैं, तो टू डिबेंचर्स, डिबेंचर के सामने आएंगे जी। मैं कितने डिबेंचर मैक्सिमम इश्यू कर सकता था? 7500। एक डिबेंचर का रेट क्या था? 135। नहीं, प्रीमियम को हटा के 100 रुपए रेट। डिबेंचर का अपना रेट तो 100 रुपए था ना, तो 7.5 लाख।
प्रीमियम तो यहाँ पे आएगा यार, प्रीमियम के पैसे तो हम अलग लिखते हैं 7500, तो अल्टीमेटली ये 7500 इंटू 135 हो ही तो गया। देखो मेहनत से दोबारा कर रहा हूं मैं, 7500 इंटू 35 262,500, और बाकियों को रिफंड भी तो करना है ना पैसा, टू बैंक रिफंड कर देंगे अपन 2500 वालों को, 2500 वालों को 135। अच्छा ऊपर अपन ने निकाला तो था 2500 इंटू 135 300, 37,500। खत्म क्वेश्चन, इतना ही था सर। एक बार ना इस क्वेश्चन के साथ बैलेंस शीट बनवा दो। लो बेटा जैसे आपकी मर्जी, बैलेंस शीट बनेगी। बैलेंस शीट में डिबेंचर्स आएंगे सबसे पहले, एक तो मेरे पास डिबेंचर आएंगे, एक आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। हाँ सारे चैप्टर में होती है, दुनिया का कोई भी चैप्टर है अकाउंट्स का। सर करते नहीं है अलग बात है, होती है पेपर में आएगी ना। 8 नंबर का 7 नंबर का इस पेपर में क्वेश्चन आएगा, डिबेंचर के क्वेश्चन के साथ डिस्काउंट अकाउंट बनाना आएगा, बैलेंस शीट आएगी, आज ही लिख लो। डिस्काउंट में तो आप कह रहे हो करेंगे, शेयर च तो आएगी, आती है सर, आप करवाते नहीं हो, आपको कराना नहीं आता, आपको पढ़ाना नहीं आता, आती है बैलेंस शीट, आएगी। अभी हम थोड़ा फास्ट रिवीजन कर रहे हैं ना इसलिए। एक तो आएगा जी सबसे पहले, ऊपर लिखते होते हैं हम इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इसमें शेयर कैपिटल तो है नहीं। एक हेड आएगा आपका रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। मेजर हेड याद है ना, पहला होता था शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड का कुछ नहीं है, शेयर होल्डर फंड के बाद आता था, ये शेयर होल्डर फंड का पार्ट है वैसे ना, ये शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। दूसरा होता था शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा होता था नॉन करंट लाइबिलिटी 262,500। तो ये पहला ये नहीं है, ये है पहला शेयर होल्डर फंड। दूसरा हम करेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर आते हैं डिबेंचर्स। तो आप लोग अपनी दोनों एंट्रीज में देखो डिबेंचर के सामने कितना पैसा लिखा है, ये है डिबेंचर के सामने ढूंढो, डिबेंचर्स के सामने 7,50,000 लिख दो, बस बैलेंस शीट खत्म। ज्यादा से ज्यादा और भी पता है क्या आ सकता है, एसेट साइड आएगी, एसेट साइड में आएंगी करंट एसेट, करंट एसेट के अंदर आता था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स यानी कि बैंक। बैंक के सामने कितना पैसा आया था, 17,50,000 आया था, नहीं 13,50,000, माइनस रिफंड कितना किया था 337,500। तो ये बैंक के सामने भी आएंगे। सर समझ नहीं आई, कोई बात नहीं, अभी मैं आपको याद नहीं करवा रहा, सिर्फ एक बार समझ लो। हमने आइटम्स को लिखा, 3 ही आइटम थी। देखो डिबेंचर एप्लीकेशन से डिबेंचर एप्लीकेशन तो कट हो गया था, आप अपनी एंट्री में देख लो, एक बार क्रेडिट हुआ था, एक बार डेबिट, वो तो कैंसिल हो गया। तो हमारे क्वेश्चन में एक तो बैंक था, पैसा आया था 13,50, गया 337,500, तो वो माइनस करके इतना बच गया। डिबेंचर को नॉन करंट लाइबिलिटी में लिखते हैं क्योंकि डिबेंचर कंपनी के लिए लाइबिलिटी होती है, और जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ रिजर्व एंड सरप्लस का, तो वो प्रॉफिट में लिख दिया हमने रिजर्व एंड सरप्लस में। अगला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। प्रीमियम वाला हमने कर लिया है, प्रीमियम वाला कर लिया, अब हम करने वाले हैं डिस्काउंट वाला। डिस्काउंट जो है कंपनी के लिए प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लॉस होगा, क्योंकि डिस्काउंट का मतलब ये है 100 वाला डिबेंचर ना, 100 वाला डिबेंचर कंपनी 95 में इश्यू कर रही है, कह रही है आज आप 95 रुपीज हमें दे दो, कल को हम आपको 100 रुपये पूरा का पूरा वापस कर देंगे। मतलब कि इश्यू तो कर रहे हैं डिस्काउंट पे, जब रिडीम रिफंड करने की बारी आएगी वो पूरा करेंगे 100 रुपये का डिबेंचर 100 रुपये में। कंपनी के पास आए 95, 95 जाएंगे 100, तो सोच के देखना कंपनी के लिए फायदा हुआ या लॉस हुआ। तो ये जो डिस्काउंट है ये कंपनी के लिए लॉस की सिचुएशन होती है। अभी अभी हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को देखना अपनी एंट्रीज में डेबिट किया था या क्रेडिट किया था, क्रेडिट किया था। आपको पता है क्रेडिट क्यों किया था, क्योंकि नॉमिनल रूल होता था बचपन में ना, एक बचपन में ना नॉमिनल रूल होता था एक, जो कहता था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो आज भी वही नॉमिनल रूल फॉलो होता आ रहा है। तो पिछला जो आपने क्वेश्चन किया है ना, पिछले क्वेश्चन में जो आपने ये देखो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट की है,
सिक्योरिटी प्रीमियम को जो क्रेडिट की है वो एज पर नॉमिनल रूल की है। तो बचपन की बात है ये। सर हमें बचपन की बातें कहाँ याद रहती हैं? बचपन की कुछ बातें याद रह जाती हैं, वो डिपेंड करता है कौन सी बातें आप याद रखना चाहते हो, है ना। तो बचपन में नॉमिनल रूल आता था कक्षा +1 में, वो ये कहता था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। तो ऊपर वाले केस में हमारे लिए इनकम यानी प्रॉफिट था, इसलिए क्रेडिट हो गया। अगला जो अब हम केस करने वाले हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट, तो वो कंपनी के लिए लॉस होता है। क्यों? क्योंकि आप 100 वाले डिबेंचर की जगह पहले उठा रहे हो, पब्लिक को कह रहे हो 95 दे दो, बदले में हम आपको 100 रुपया दे देंगे वापस पूरा का पूरा, तो कंपनी के लिए लॉस है। देखते हैं जी क्या केस बनता है। सीधा क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। सूर्या लिमिटेड, देखना जी आपकी बुक में है सूर्या लिमिटेड वाला क्वेश्चन। यार ऐसे है पड़ा यार अब तो 8.11 पेज पे, यही है पे आपके भी पेज नंबर 8.11। सूर्या लिमिटेड इशूड 2500 15% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, यानी कि टोटल हो गया 2.5 लाख रुपए। अगर मैं 2500 डिबेंचर को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, टोटल 2,50,000 हो गया। एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब कि आप 100 वाला डिबेंचर 90 में इश्यू कर रहे हो, आएंगे 90 जाएंगे 100, कितने का एक शेयर के ऊपर डिबेंचर के ऊपर घाटा हो गया? 10 रुपए का। 25 रुपए एप्लीकेशन का रेट है, 25 रुपए अलॉटमेंट का रेट है, बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। आप बता सकते हो बैलेंस कितना बचेगा? बैलेंस बचेगा 40 रुपए, क्योंकि 25 रुपए अलॉटमेंट के मिल रहे हैं, डिस्काउंट भी तो अलॉटमेंट में ही कवर करना पड़ेगा ना। जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम भी अलॉटमेंट में कवर करते हैं, डिस्काउंट भी। तो अलॉटमेंट का जो अपना रेट होगा ना वो टोटल 35 रुपए होगा, जिसमें से 10 रुपए की डिस्काउंट माइनस हो जाएगी, 25 रुपए हमें मिल जाएंगे, तो बाकी 40 रुपए यहाँ पे बच जाएंगे। पहले ये वाले पॉइंट को समझो जहां पे डॉट लगा रहा हूं, फिर आगे चलेंगे। जो 10 रुपए का वो हाँ, वो अलॉटमेंट के टाइम होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम हो चाहे अलॉटमेंट हो, सॉरी डिस्काउंट हो, क्वेश्चन में कुछ गिवन ना हो तो उसको अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो अमाउंट पेबल है वो ये है 25 रुपए एप्लीकेशन की, 25 रुपए अलॉटमेंट की, तो मतलब 25 रुपए देने हैं, तो डिस्काउंट माइनस करने के बाद देने हैं। तो इसका मतलब है अलॉटमेंट का जो अपना ओरिजिनल रेट रहा होगा ना वो 25 प्लस 10 रुपए की डिस्काउंट 35 रुपए का रहा होगा। तो 35 प्लस 25 60 यहाँ पे कवर हो गई, बाकी फर्स्ट कॉल के 40 रुपए बचेंगे। अदरवाइज बच्चे कहते हैं कि इसके 50 रुपए बच सकते हैं। डिबेट तो यही है ना, या तो 50 बचेंगे या 40। तो आपको डिस्काउंट को जो एडजस्ट करना है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। ओके, देख लो एक बार आगे। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 2000 डिवेंचर, कंपनी डिस्काउंट पे बेच रही है, फिर भी खरीदने वाले देखो ज्यादा आ गए कि कम आ गए। मतलब कंपनी की रेपुटेशन अच्छी होगी कि अच्छी नहीं होगी? नहीं होगी। एक तो आप डिस्काउंट पे दे रहे हो, क्योंकि अगर बढ़िया कंपनी होती है ना वो तो महंगा बेचती है, खरीदने वाले बहुत सारे आ जाते हैं। पिछला क्वेश्चन देखा था, 7500 बेचना चाह रही थी, खरीदने वाले 10,000 आ गए थे। यहाँ पे आप 2500 बेचना चाह रहे हो, खरीदने वाले 2000 आए हैं, और अभी तो आपने डिस्काउंट भी लगाई है, ये अंडर सब्सक्राइब्ड है। ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। लो जी, इस कंपनी को खर्चे भी करने पड़ गए। सर ये कौन से खर्चे हैं? जब डिबेंचर इशू कर रही है तो इसने किसी एजेंट को हायर किया या किसी बैंक को हायर किया, तो उससे रिलेटेड ये खर्चे हुए हैं कितने? 10,000। पास जनरल एंट्री फॉर द फर्स्ट ईयर, कंपनी डिसाइडेड टू राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब होता है जितना भी आपका लॉस हो रहा है ना उस सभी को आपने P&L अकाउंट में कैंसिल भी कर देना है, राइट ऑफ कर देने। करो जी पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री करेंगे। एक काम करो यार, इसी में से दिखा रहा हूं मैं आपको ये वाला क्वेश्चन, कोई बहुत ज्यादा है नहीं। सबसे पहले एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज होंगी, फिर अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज होंगी, फिर फर्स्ट कॉल की। फाइनल कॉल है इस क्वेश्चन में, तो टोटल इंस्टॉलमेंट है 3, 3 को 2 से कर दो गुणा तो बन गई 6। सर मतलब हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्रियां होती हैं, तो इस क्वेश्चन में 6 एंट्री होंगी। एप्लीकेशन की 2 एंट्रियां करने वाली हैं। एप्लीकेशन में पहला पैसा मिलता है या ड्यू होता है? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। मेरे को बताते चले जाओ कितने से 2000 कम लोगों ने खरीदे और एप्लीकेशन का रेट था 25 रुपए, तो 2000 इंटू 25 50,000 हो गया। ठीक है, फिर 25 नहीं आएगा, 2000 तो वो किए थे। देख ले भाई, तू ही देख ले। उसके बाद
ये पहले पैसा मिल गया क्योंकि लोग खरीदने वाले आ गए थे 2000, 25 रुपए का एक है तो 2000 इंटू 25 कितने हो गए 50,000। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, देखना पहली दो एंट्री में कोई डाउट है? एप्लीकेशन के टाइम पे किसी ने गड़बड़ी नहीं करी, कोई फालतू पैसा आया नहीं, तो सीधा हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, यही का यही 50,000। ओके है, एक इंस्टॉलमेंट हो गई हमारी, यानी कि 2 एंट्रीज। अगली इंस्टॉलमेंट कौन सी होती है? अलॉटमेंट की। तो इसकी 2 एंट्रीज का मैं ग्रुप बना रहा हूं, ये मेरी होने वाली है अलॉटमेंट वाली। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2000 डिबेंचर है 25 रुपए का, और बाकी 10 रुपए का लॉस हो रहा है। लॉस हमेशा डेबिट साइड आते हैं, देखो ये डेबिट साइड है मेरी। प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट साइड पे आता है, लॉसेस जो है नॉमिनल रूल कहता है डेबिट। तो 25 रुपए कंपनी को मिल जाएंगे, 10 रुपए का लॉस हो रहा है, तो टोटल डिबेंचर के सामने कितना आ जाएगा? 2000 गुना 35, क्योंकि डिबेंचर के सामने तो एक्चुअल वैल्यू आती है ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू थी 35, 10 रुपए का हो गया लॉस, तो बाकी कितने पैसे मिलेंगे? 25, तो इसलिए 25 रुपए हो जाएंगे अलॉटमेंट के सामने। लॉस यानी कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के सामने आ जाएंगे 10 रुपए, बाकी डिबेंचर के सामने पूरी ओरिजिनल वैल्यू। चौथी एंट्री में पैसा मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। कितना पैसा मिलना है? 50, 20 या 70? अगर मैं एक के हिसाब से बोलूं 25 रुपए मिलने हैं या 35 रुपए या 10 रुपए? 25 रुपए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, तो जितना डिबेंचर अलॉटमेंट आपने ऊपर डेबिट किया था उतना क्रेडिट कर दो, 2000 इंटू 25, क्योंकि 10 रुपए डिस्काउंट करने के बाद लोग तो आपको 25 रुपए ही देंगे, तो 2000 इंटू 25 50,000। देखना क्लियर है एंट्री? जिसको डाउट है पूछ लो, फिर आगे चलेंगे हम। कौन सी इंस्टॉलमेंट रहती है? थर्ड वाली, ठीक है, वो अपने आप कॉपी पे करेंगे हम। करो कॉपी पे। क्या एंट्री बनेगी? 2 ही एंट्रीज करेंगे, बस 2 ही रहेगी। डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल लिख दो सीधा, डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कर, फिर कर टू 15% डिबेंचर्स, डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। देखें इन्होंने भी सही की हुई है, हाँ बुक वालों को भी आती है करनी। डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर। 2000 डिबेंचर है, हमने लास्ट फाइनल कॉल का रेट क्या कैलकुलेट किया था? 40 या 50? 40। तो 2000 इंटू 40, 80,000 रुपीज, 80,000 रुपीज। क्या किसी ने डिफॉल्ट किया था फाइनल कॉल पे? ना कियो नहीं, तो अगली एंट्री क्या बनेगी? पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल। नेक्स्ट एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल, वही का वही 80,000। अब इस क्वेश्चन में खर्चे भी तो हुए थे, खर्चे अभी अभी मैंने आपको बताया 3-4 बार, खर्चे डेबिट में आते हैं या क्रेडिट में? डेबिट। एज पर विच रूल? नॉमिनल। तो करो अगली एंट्री करो, एक्सपेंसेस ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट टू बैंक करो। 7th एंट्री है, इंस्टॉलमेंट खत्म हो गई, अब खर्चों की एंट्री कर रहे हैं। एक्सपेंसेस ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप अपनी बुक में देखो 10,000 के खर्चे हुए थे, 10,000 के खर्चे हो गए। उसके बाद है जी, उसके बाद है अब इसको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने का मतलब होता है जितने मर्जी खर्चे कर लो उनको उनके घर पे भेजने हैं। उनके घर का मतलब होता है उसको P&L अकाउंट में भेजना है, तो P&L अकाउंट डेबिट कर दो। कौन कौन से खर्चे हुए थे? एक देखो ये वाली एंट्री ध्यान से लिखना, P&L अकाउंट को बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ P&L। +1 में P&L अकाउंट बोल देते थे, यहाँ पे बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ P&L। कौन कौन से खर्चों को भेजना है? एक तो यही वाले एक्सपेंसेस ऑन इश्यू, अभी एक्सपेंसेस ऑन इश्यू हुए थे 10,000। डिस्काउंट के टाइम पे देखना तीसरी एंट्री में कितने का डिस्काउंट हमें लॉस हुआ था? 20,000 का, तो टू डिस्काउंट ऑन इश्यू। तो टोटल आपको देखा जाए ना 30,000 का लॉस हुआ है, जिसमें से 10,000 का खर्चा हो गया, 20,000 आपको डिस्काउंट देना पड़ गया, तो ये सारा का सारा 30,000 P&L अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर कर दो। तो अगर मैं P&L अकाउंट बनाने लगूं ना, P&L अकाउंट ये वाला बनता था क्लास +1 में, क्लास +1 में P&L अकाउंट ऐसे बनता था। तो यहाँ पे आप टू एक्सपेंसेस लिख देते हो 10,000 और लिख देते हो टू डिस्काउंट 20,000, तो ये आपने खर्चा P&L के डेबिट में डाल दिया। एंट्री में भी तो देखो P&L को आपने डेबिट किया है, उसकी मैंने लेजर पोस्टिंग कर दी डेबिट वाली साइड पे, नाम लिख दिया दोनों का नीचे।
लेकिन कंपनी का P&L अकाउंट ऐसे नहीं बनता, कंपनी का P&L अकाउंट तो किसी और तरीके से बनता था, वर्टिकल। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। और दो टॉपिक माता रानी की कृपा से पूरे हो गए। इशू वाला खत्म हो गया जी हमारा। सर जी एक्सपेंसिव ऑफ इशू ना होते फिर भी एंट्री होती। फिर भी अगर, हाँ, इसको बोलते हैं राइट ऑफ करने की। अगर एक्सपेंसेस ऑफ इशू ना होते तो एंट्री बनती है स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, उसको बोलते हैं राइट ऑफ करने की एंट्री। जिसे ना दिया हुआ होता है। ना दिया हुआ फिर भी यार करके आ जाओ तो ज्यादा बढ़िया है। अगर याद रह जाएगी तो करके आ जाना, नहीं होएगी तो माता रानी संभालेगी फिर। जो दिया ही नहीं करता यार चलो अगला टॉपिक। 2-3 टॉपिक हमारे खत्म हो गए। इशू खत्म हो गया, लो जी, इशू खत्म हो गया, प्रीमियम खत्म हो गया, डिस्काउंट खत्म हो गया। तो इशू वाला टोटल टॉपिक खत्म हो गया। अगला टॉपिक अब रेगुलर ही चल रही है साथ साथ। 2 चैप्टर हो गया। अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इशू ऑफ डिबेंचर। चल तुषार बस। इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्लास की स्टार्टिंग में, रिकॉर्डिंग की स्टार्टिंग में बताया था क्या है ये। 4 लाइनें पढ़ के देखते हैं। समटाइम्स अ कंपनी परचेज सम एसेट्स फ्रॉम द वेंडर। वेंडर कौन हुआ? जेड़ा एसेट बेचदा, जो एसेट बेचेगा, ठीक है जी। एंड इंस्टेड ऑफ पेइंग द वेंडर इन कैश, कंपनी में डिसाइड टू इशू डिबेंचर टू द वेंडर इन पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है पेमेंट। जो आपने एसेट खरीदी तो बदले में, यहां पे देखो यार, इधर देख लो, इधर बैठा है जी वेंडर, इधर बैठे हैं हम कंपनी, ठीक है जी। वेंडर ने क्या किया, एसेट्स बेची इसको। ये बदले में या तो कैश दे देगा, कैश नहीं है तो इसके पास ये डिबेंचर दे देगा, डिबेंचर नहीं है तो बिल पेबल दे देगा, बिल पेबल नहीं है तो चेक दे देगा, चेक नहीं है तो कुछ और दे देगा। मतलब बस पॉइंट ये है, इसने इसको एसेट बेची, इसके पास कैश नहीं था देने के लिए, इसलिए क्या दे रहा है, डिबेंचर दे रहा है। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में आएगा कुछ कैश दे दिया, कुछ डिबेंचर वगैरह दे दिए। तो अब हमें एंट्री क्या करनी है, हमें सबसे पहले देखना होगा कि हम उससे कितने का सामान उठा रहे हैं, जिसको अपन बोलते होते हैं परचेज कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन। मतलब कितने का सामान कितने का सामान उठा रहे हैं उसको बोलते हैं नेट एसेट। नेट एसेट का मतलब होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। अगर आप उसका पूरा बिजनेस खरीद रहे हो, समझ लो उसका पूरा बिजनेस था, 50 करोड़ की एसेट्स थी, 8 करोड़ की लाइबिलिटीज थी, तो आपके पास कितने का सामान आया? आपने किसी कंपनी, पूरी की पूरी कंपनी खरीद ली, जिसमें से उसके पास 50 करोड़ की एसेट थी, कहता लेकिन मैंने 8 करोड़ बैंक वालों को लोन भी देना है। तो देखा जाए आपके पास कितने की एसेट्स आई, नेट एसेट्स 42 करोड़ की। लेकिन जो आपकी डीलिंग हुई है ना, डीलिंग हुई है परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं उसको, पीसी। आपकी डीलिंग हुई है 45 CR में। बताओ घाटे में हुई है कि फायदे में? 3 करोड़ का घाटा। 3 करोड़ का घाटा हुआ ना, क्योंकि आपके पास सामान तो आया ट्रक में भर के 42 करोड़ का, हमने दिए उसके लिए। हमने उसके लिए पैसे हमने दिए उसको 45 करोड़। तो मतलब आपके लिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस को बोला जाता है। आप ये लॉस क्यों बियर कर रहे हो? गुडविल की वजह से। उस कंपनी की गुडविल अच्छी होगी तो गुडविल कितनी आ गई? 3 CR। 45 माइनस 42। सर अगर हमने ये डीलिंग 45 CR में ना करके 40 CR में की होती तो कंपनी को प्रॉफिट होता कि लॉस होता? तो आपके पास ट्रक भर के सामान आया 42 करोड़ का, मजे की बात है हम दे रहे हैं 40, तो 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट को क्या बोला जाता है? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व होता 2 करोड़ का। तो गुडविल आपके लिए लॉस है तो ये डेबिट साइड आती है, ये आपके लिए प्रॉफिट है तो ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखेंगे, इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं जी। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो जी, आर लिमिटेड वाला। रिकॉर्डिंग चल रही है? चल रही है भाई। अब पता नहीं आवाज चल रही है, हार्ट बीट तो इसकी चल रही है, ईसीजी चल रही है, ईसीजी प्लेन नहीं है, देखेंगे बाद में। चलो, आर लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ 5,60,000 एंड क्रेडिटर ऑफ 80,000 फ्रॉम एस लिमिटेड। पहले तो बताओ वेंडर कौन हुआ, बायर कौन हुआ? आर
वेंडर कौन होगा? अब मैंने किसी कंपनी की ना एसेट्स टुक ओवर कर ली, साथ साथ लाइबिलिटीज भी। 5,60,000 की एसेट आई है, 80,000 की लाइबिलिटी आई है, तो मेरे पास नेट एसेट्स कितनी आई होंगी? 480। और हम उसको डिबेंचर इश्यू करेंगे 8% ऑफ 20 का एक, और वो भी प्रीमियम पे। प्रीमियम पे मतलब हमें फायदा होएगा एज अ परचेज कंसिडरेशन। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यूड और पास द जर्नल एंट्रीज। चलो जी करते हैं शुरू। इलस्ट्रेशन नंबर 10। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन निकालो। इस क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन डीलिंग तो अलग हो ही नहीं, कहते जितने की आपने एसेट उठाई होंगी ना वही का वही परचेज कंसिडरेशन होगा। तो इस क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू नेट एसेट है। फुल फॉर्म लिख लेना, परचेज कंसिडरेशन और एनए मतलब नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स का मतलब होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। 480 वही हाँ। तो 5,60,000 की मेरे पास एसेट्स आई हैं, लाइबिलिटीज आई हैं। प्रभजोत, जो आज इनका पेपर हुआ 3 घंटे वाला वही शुरू कर लो। और लाइबिलिटीज है 80,000 की। तो आपके पास जो एसेट्स आई है ना 4,80,000 की, तो आपने ना कम पैसा दी है ना ज्यादा पैसा दी है, तो 4,80,000 आपका परचेज कंसिडरेशन है। ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है जितने की संपत्तियां या लाइबिलिटी जो भी है उतने ही पैसे दे रहे हैं हम। तो पहली एंट्री है, पहला क्वेश्चन में पूछा था परचेज कंसिडरेशन बताओ, बता दिया। दूसरा कह रहे हैं अब नंबर ऑफ डिबेंचर्स बताओ कि उसको कितने डिबेंचर आप इश्यू कर रहे हो। तो इसका फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस ऑफ डिबेंचर। ये इसका फॉर्मूला होता है जी। कहने को फॉर्मूला है, मैं तो मानता ही नहीं कि फॉर्मूला भी कुछ होता है। मैंने टोटल देने हैं जी 4,80,000 रुपए। एक डिबेंचर का रेट, 100 वाला डिबेंचर कितने में दे रहे हो? 20 वाला डिबेंचर 20% प्रीमियम है, 20 का 20% 4 पे, तो टोटल हो गया 24 रुपए। कहने का मतलब है आपके पास 4,80,000 है जेब में, 24 रुपए का चिप्स का पैकेट है, तो कितने चिप्स के पैकेट खरीद सकते हो? कितने? 20,000 डिबेंचर। मेरे वाला फोन बज रहा है, किसका है? देखो ना किसका है, फिर रहने दो। क्वेश्चन पूछ लिए, और क्वेश्चन ने क्या पूछा था? अच्छा एंट्रीज मार के दिखानी थी। चलो जी फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट बनाओ जी। फॉर्मेट, सबसे पहले फॉर्मेट में हम एसेट्स को रिकॉर्ड करना होगा। हमने पहली एंट्री में एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, इसकी एंट्रीज देख लो कैसे होती हैं। सबसे पहले एसेट्स अकाउंट को डेबिट कर दो। 2 क्रेडिटर्स, एसेट्स को डेबिट कर दिया जाता है, लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट 5,60,000, लाइबिलिटीज कितने की आई थी? 80,000। और ये वाला पैसा फिर बाकी मैंने परचेज कंसिडरेशन, कितना पैसा देना है? 4,80,000 किसको देने? एस लिमिटेड। तो 2S लिमिटेड। तो जो भी मेरी लाइबिलिटीज होती हैं वो हमेशा क्रेडिट साइड पे आती हैं, जो भी एसेट्स होती हैं वो डेबिट साइड पे आती हैं। 4,80,000। इसकी नरेशन बनेगी बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटी टुक ओवर। नरेशन लिखो, बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टुक ओवर। अब सेकंड नंबर पे मैंने उसको डिबेंचर देने हैं, तो एस लिमिटेड अकाउंट डेबिट। जितना एस लिमिटेड को क्रेडिट मारा था उतने से डेबिट मारो, 4,80,000। जो डिबेंचर दे रहे हो, डिबेंचर कितने परसेंट है? 8% डिबेंचर्स। कितने डिबेंचर आपने उसको दिए थे? अभी अभी आपने निकाला है 20,000। एक डिबेंचर का वैसे प्राइस क्या है? फेस वैल्यू। तो हमेशा डिबेंचर के सामने वही आएगा जो उसकी एक्चुअल फेस वैल्यू है। बाकी हमने प्रीमियम पे बेचा था तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। 20,000 ही डिबेंचर हैं, 4 रुपए का एक है, 80,000 रुपये आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे जी हम। अगला क्वेश्चन
देखना प्रकाश वाला क्वेश्चन है, प्रकाश वाला क्वेश्चन सिर्फ सामने स्क्रीन पे देखेंगे, करेंगे नहीं, उससे नेक्स्ट करेंगे। गुरकिरत थोड़ा सीधा बैठ। प्रकाश लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स। अब इस क्वेश्चन में ना आप रैंडमली आप देखना कि क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। प्रकाश लिमिटेड बायर हो गया जिसने एसेट परचेज किए 2,20,000 की, साथ ही साथ उसने टुक ओवर द लाइबिलिटीज 40,000। तो मेरे पास नेट संपत्ति कितने की आ रही है? नेट एसेट, नेट एसेट्स कितनी आ रही है? 1,80,000। अब डीलिंग देखो, मेरा डील कितने में हुआ है? फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 192। मतलब मेरे पास डीलिंग देखो, डीलिंग हुई है कि मैं तेरे को 192 दूंगा। परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है जितने में डीलिंग हुई। एसेट आ रही है तो सबसे पहले मेरे को एसेट्स निकालना पड़ेगा। देखना आपको दिख रहा है पहले नंबर पे नेट एसेट्स कितने की आई? 1,80,000 की। सेकंड नंबर पे पीसी कितना डिसाइड हुआ आपका? सेकंड नंबर पे पीसी 192। 1,80 का माल आ रहा है, 192 दे रहे हो, तो बोलो फायदा हुआ कि इनकम हुई? सॉरी, प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। तो तीसरे नंबर पे आपका लॉस निकल गया, मतलब कि गुडविल। कितने का घाटा हुआ? लॉसेस है। चाहे आप इसको लॉस मान लो, चाहे इसको एसेट मान लो, आनी तो डेबिट साइड ही है। अब इसकी एंट्री देखो, एंट्री देखो, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट। मैंने कहा था ना एसेट अकाउंट डेबिट होंगी, तो टोटल एसेट आई है 2,20,000 की। कितने का अभी लॉस हुआ था? गुडविल। तो इसको लिखा जाता है देखो ऐसे, गुडविल बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर का मतलब होता है ये अमाउंट आपने अपने आप निकाली है। तो गुडविल अकाउंट डेबिट 12,000। टू लाइबिलिटीज 40,000। किससे खरीदा था सामान? देखना वेंडर का नाम। तो टू अजय लिमिटेड 1,92,000, क्योंकि अजय को तो 192 देना ना, तो इसलिए अजय के सामने 192। अब बदले में हम उसको दे क्या रहे हैं? 100 वाला डिबेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, यानी कि 120 में। तो अगली एंट्री बनेगी अजय लिमिटेड अकाउंट डेबिट। ये तो उसी से ही डेबिट हो जाएगा जितना उसको क्रेडिट किया था, 1,20,000, सॉरी 1,92,000। टू डिबेंचर। सर 1,600 डिबेंचर दिए नहीं हुए, तो आपको नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया था, नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे? जितने अजय को हमने पैसे देने हैं 1,92,000, कितने का एक डिबेंचर है? 120 का। तो टोटल डिबेंचर निकल के आ गए 1,600। तो डिबेंचर के सामने 1,600 इंटू 100, सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने 1,600 इंटू 20, हो गया 120। अगला क्वेश्चन करेंगे कॉपी पे। वीनस लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ केन्स लिमिटेड फॉर 7,60,000, और उसको अपन डिस्काउंट पे डिबेंचर दे रहे हैं, कंपनी के लिए घाटा। ओके, तो सबसे पहले मेरा पार्ट है, मेरे को निकालना है जी, सबसे पहले मुझे निकालना है नेट एसेट। तो नेट एसेट का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। कितने की एसेट्स आ रही है मेरे पास? देखना 10 लाख की, लाइबिलिटीज 1,80 की। तो देखा जाए तो मेरे पास नेट एसेट्स आ रही हैं 8,20,000। देखना माइनस करके यही बनता है, 10 लाख माइनस 1,80,000, 8,20,000 बनता है नेट एसेट्स। सेकंड नंबर पे देखो परचेज कंसिडरेशन कितना डिसाइड हुआ था? 7,60,000 मेरा परचेज कंसिडरेशन डिसाइड हुआ। सामान आया 8,20,000 का, पैसा जा रहा है। बताओ खुशी का माहौल है या उदासी का माहौल है? तो यहाँ पे हम बड़ा खुश हो रहे हैं जी, क्योंकि 8,20,000 का सामान ट्रक में भर के आए हैं, पैसा दे रहे हैं 7,20। तो ये मेरे लिए प्रॉफिट है। प्रॉफिट का टेक्निकल नेम कैपिटल। कैपिटल भाई साहब हाथ नीचे कर, तू तो लाफिंग बुद्धा बन, सैड बुद्धा बन के बैठे, थोड़ा बोल ले। किन्ने दा? ओ यार बोलने दिया करो। तू 70 बोलता ना, 70 80 90 90, ये तो ऐसे बोल देता, इन्हें देखा थोड़ी है। तो प्रॉफिट कैसे हुआ जी? 8,20,000 का सामान आ रहा है, 7,60,000 रुपए की डीलिंग हुई है, तो बाकी इसमें से माइनस करके 60,000 का कैपिटल रिजर्व आया है। और अब मेरे को चौथे नंबर पे निकालना है, वैसे निकाल लो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने दे रहे हैं। अब हम उसको नंबर ऑफ डिबेंचर, इसका फॉर्मूला बोलियो गुरकिरत। कोई आवाज नहीं आ रही है, छताई तेरी आवाज नहीं आई, कोई बोलना तो बोल। अपॉन इशू प्राइस। परचेज कंसिडरेशन है जी 7,60,000 रुपए की। कितने वाला डिबेंचर कितने में इशू कर रहे हैं? गुरकिरत कोई लेवल नहीं आगे बनेगा, बुक लेके नहीं आया तू?
इश्यू प्राइस कितने का है, कितने वाला डिबेंचर है देखना एक, वो वाला सर डिस्काउंट तो क्या मैंने इश्यू प्राइस लिखा है, मैंने केड़ा फेस वैल्यू लिखी है नीचे, 95 तो नीचे 95 कर दूंगा। इश्यू प्राइस का मतलब होता है कितने में आप डिबेंचर को बेच रहे हो, ठीक है। 120 होता तो मैं 120 लिख देता। 8 में तो ये बनेगा, मेरे को मेहनत करने तो थोड़ी सी, 8000 डिबेंचर्स। अब करेंगे एंट्रीज। क्वेश्चन तो पढ़ा है अभी, एंट्रीज नहीं करेगा क्या? नहीं क्वेश्चन। अच्छा पहले एंट्री करो ये वाली। फर्स्ट एंट्री होएगी जी एसेट्स अकाउंट डेबिट। एसेट्स कितने की आई थी हमारे पास? 10 लाख की। लाइबिलिटीज का नेम बोलना, लाइबिलिटीज का नेम क्या गिवन था? कुछ क्रेडिटर वगैरह कुछ गिवन नहीं था। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज आई थी आपके पास 1,80,000 की। वेंडर का नेम बोलो। अच्छा मेरे को इस क्वेश्चन में प्रॉफिट भी तो हुआ था, कैपिटल टू कैपिटल रिजर्व कितने का प्रॉफिट हुआ था? 60 का या 80 का? 60 का। और वेंडर का नेम बोलो, किससे सामान खरीदा है? एसेट खरीदी। क क्या सी वाला के वाला? एक तो इंग्लिश की ना लैंग्वेज ही ऐसी वैसी है। केन्स, सी भी वही क भी वही, CAYNS केन्स लिमिटेड। कितने में डीलिंग हुई थी? 7,60,000। नरेशन लिखो, बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटी टुक ओवर, बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टुक ओवर। उसके बाद है जी केन्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट। ये वाला तो आप याद कर लो, जितने से उसको क्रेडिट करते हो उतने से डेबिट कर देना होता है। केन्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। अब क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट हुआ था कि लॉस हुआ था? डिस्काउंट, जो डिबेंचर आप इश्यू कर रहे थे डिस्काउंट पे कर रहे थे ना, डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, ऊपर वाला प्रॉफिट तो हमने लिख दिया। डिबेंचर जो इश्यू डिस्काउंट पे कर रहे थे तो कंपनी के लिए लॉस है, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ऊपर आपने नंबर ऑफ डिबेंचर निकाले होंगे 8000। एक डिबेंचर का कितने पे लॉस हो रहा है? 8000 इंटू 5 40,000 होता है। नहीं यार 80 दे रहे हैं केन्स नु। केन्स तो सेलर है ना, मैं अपनी कंपनी से डिबेंचर इशू कर रहा हूं ना, तो मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, इसलिए मेरे लिए लॉस है। टू डिबेंचर्स, 8000 डिबेंचर हैं, एक डिबेंचर का रेट है 100 रुपए, डिबेंचर के सामने हमेशा फेस वैल्यू होती है, तो हो गया 8 लाख रुपए। चलो जी आगे क्वेश्चन देखो जी, थोड़ी सी क्लास और रह गई है, बस चैप्टर खत्म होने वाला है। और ये क्वेश्चन, चलो जी नेक्स्ट, डी लिमिटेड परचेज। हाँ जी रिडीम वाला पढ़ा है, हो जाएगा खत्म। आप इस क्वेश्चन पे आ जाओ रणवीर सामने। डी लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑफ 2 लाख फ्रॉम ई लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2019। 50,000 वॉज पेड इमीडिएटली। हमने सामान कितने का खरीदा? मशीन खरीदी है 2 लाख की, जिसमें से 50,000 रुपये हमने साथ के साथ दे दिया। एंड बैलेंस, यार ये क्वेश्चन नहीं था, चलो बैलेंस वॉज पेड इश्यू ऑफ इतना 1,60,000 रुपये, 12% डिबेंचर्स। कंपनी को देखो मशीन कितने की खरीदी है, मशीनरी, मशीन अकाउंट डेबिट टू ई लिमिटेड 2 लाख की। कह रहे ई लिमिटेड को हमने 50,000 रुपये साथ साथ दे दिए, तो ई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये पहली बार आ रही है एंट्री। क्या था? पहले हमने मशीन खरीदी, गर्व एक्टिव, पहले हमने मशीन खरीदी तो मशीन अकाउंट डेबिट टू ई लिमिटेड। अब ई लिमिटेड को वैसे हम डिबेंचर दे रहे थे हर क्वेश्चन में, यहाँ पे 50,000 उसको हमने दे दिए। चल कोई बात नहीं, बिल पेबल वाला भी करा दूंगा। हाँ मैंने तभी उसी को सोच के ही किया था। तो ई लिमिटेड को हमने 50,000 रुपये क्या दे दिया? कैश दे दिया। किसी किसी बुक में ना यहाँ पे
पेड इमीडिएटली की जगह कि हमने उसको बिल्स पेबल, बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, तो बस बैंक की जगह बिल्स पेबल आ जाएगा, बाकी सारा कुछ सेम है। मतलब आपने 2 लाख रुपए की एसेट खरीदी जिसमें से 50,000 रुपए या तो कैश दे दिया या बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया। अगर कैश देते तो आ जाता टू बैंक, बिल पेबल है तो आ गया बिल पेबल, फर्नीचर देते तो टू फर्नीचर आ जाता। जशन ऊपर चल रही है क्लास, फर्नीचर होता तो फर्नीचर आ जाता। समझ गए, जो दे रहे हैं उसको क्रेडिट कर देना है, सिंपल सा रूल ये है। मेरी वाली बुक में लिखा हुआ है वर्क पेड इमीडिएटली, 50,000 को इमीडिएटली पे कर रहे हैं तो टू बैंक आ गया। आप लोगों की बुक में बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया तो बैंक छुप जाता, बिल्स पेबल आ जाता। बाकी और कितने पैसे देने हैं, 1.5 लाख। तो 1.5 लाख को आप कैसे दे रहे हैं, कह रहे हैं 1,60,000 के डिबेंचर दे रहे हैं। सोच के चलो यार, मेरे को किसी को पेमेंट देनी है 1,50,000 और मैं उसको 1,60,000 रुपए के डिबेंचर दे दिए, कंपनी के लिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो देखो एंट्री देखो, ई लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1,50,000, डिस्काउंट और इशू, बाकी 10,000 रुपए का डिस्काउंट है, टू डिबेंचर 1,60,000। वो क्वेश्चन में गिवन था कि आपने 1,60,000 के डिबेंचर दिए। आया समझ? करके दिखाऊं एंट्रीज। सबसे पहले बैंक अकाउंट की एंट्री, एसेट की एंट्री होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू ई, कितने से, 2 लाख से। 50,000 रुपए का या तो आपने चेक दे दिया या फिर बिल पेबल दे दिया या फर्नीचर दे दिया, कुछ भी फलाना दे दिया, तो ई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल या बैंक लिख लो, जो भी दे रहे हैं। अगर फर्नीचर होता तो फर्नीचर का नाम आ जाता 50,000। हमने पैसे देने थे 2 लाख, 50,000 रुपए का तो हमने अकाउंट सेटल कर दिया, बाकी कितने पैसे देने हैं, 1,50,000। तो ई लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1,50,000। लेकिन आप डिबेंचर दे रहे हो उसको, टू डिबेंचर 1.5 लाख, 1,60,000 के डिस्काउंट, तो बाकी जो आपका डिस्काउंट आपके लिए लॉस हो गया वो डेबिट हो गया 10,000 का। खत्म क्वेश्चन। देख लो आया समझ, नहीं तो दोबारा करवाऊं। चंगी तरह नहीं आया, कॉपीज खोलो, अभी अच्छी तरह से समझ आएगा। क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, लिखो जी। लबुदे ने प्रूफ कर दिया कि जब तक हम लिख के नहीं देखते हमें क्वेश्चन उतनी अच्छे से नहीं समझ आ सकता। बात तो सही है, तो हम वैसा ही करेंगे। अब वाई लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, देखना ये आप लोगों की बुक में नहीं है तो हम यहां सामने स्क्रीन में से देखेंगे। वाई लिमिटेड परचेज प्लांट एंड मशीनरी फॉर 2 लाख फ्रॉम जेड लिमिटेड, 20% ऑफ द अमाउंट वॉज पेड बाय वाई लिमिटेड बाय एक्सेप्टिंग द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। 20% में हमने बिल्स पेबल दे दिया, 2 लाख, हाँ, बाकी जो 80% बच गया उसको हम डिबेंचर दे रहे हैं प्रीमियम पे। पहली एंट्री करो, पहली एंट्री करो, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जेड लिमिटेड। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट जेड लिमिटेड 2 लाख, 2 लाख, ठीक है जी। अब मैंने जेड लिमिटेड को 2 लाख रुपए देने हैं, 2 लाख रुपए का कितने परसेंट में बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे रहा हूं, 20%, कर फिर कर। 40,000 तो जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लिख देते होते हैं बिल्स पेबल। तो 2 लाख का 20% होता है बेटा 40,000। तो 40,000 का अकाउंट तो मेरा क्लियर हो गया। अब बाकी मैंने उसको और कितने पैसे देने हैं, 1,60,000। बिल्कुल ठीक है जी। दे कैसे रहे हैं उसको, हम डिबेंचर दे रहे हैं जो 1,000 रुपए का एक है, प्रीमियम है 25%। तो नंबर ऑफ डिबेंचर हम निकाल लेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर हमने पैसा देना है 1,60,000। सर ये कैसे आया 1,60,000? 2,40,000 2 लाख में से 40,000 माइनस करके, तो 1,60,000 रुपए देना है, डिवाइड करते हैं इश्यू प्राइस से। तो 1,000 वाला डिबेंचर हम 25% प्रीमियम पे दे रहे हैं। 1,000 का 25% कितना होता है, 250। तो मतलब आप 1,000 वाली चीज उसको 1,250 में बेच रहे हो, यही मतलब हुआ ना। 1,00,000 रुपए का डिबेंचर था, 25% प्रीमियम पे दे रहे हो, तो 1,000 का 25% होता है 250। तो 1,000 वाला आप 1,250 में बेच रहे हो, तो 1,60,000 डिवाइडेड बाई 1,250, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ गए 128, 128 डिबेंचर्स। तो इसकी जर्नल एंट्री हम कर देंगे। जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट, जेड लिमिटेड को हमने टोटल कितना पैसा देना है, 1,60,000 टू डिबेंचर्स, डिबेंचर के सामने आएगा जी 128 गुना 1,000, 128 डिबेंचर है,
₹1000 का एक डिबेंचर का रेट था, 1,28,000। बाकी प्रीमियम पे दे रहे थे तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, 128 इंटू 250, 32,000। बस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। कुछ पैसा बिल्स ऑफ एक्सचेंज की फॉर्म में दे दिया, कुछ बैंक की फॉर्म में दे दिया। कंसिडरेशन ऑफ अदर देन कैश वाला टॉपिक खत्म हो गया। अगला जो टॉपिक है वो है ही 7-8 मिनट का, पेपर में बहुत आता है उसका क्वेश्चन। मतलब वो क्वेश्चन तो लेवल ही नहीं है कुछ, बस लेवल वो इस बार बढ़ा सकते हैं साथ में ये दे के कि बैलेंस शीट भी बनाओ, अदरवाइज उस क्वेश्चन का लेवल नहीं है। चौथा टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी, अगला हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं ये वाला, इश्यू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। ये टॉपिक कब काम में आता है? जब कंपनी बैंक से कोई लोन लेती है, सम टाइम अ कंपनी टेक्स अ लोन फ्रॉम द बैंक, या फिर किसी अदर पार्टी से लोन ले लिया, बदले में उसको कुछ गिरवी तो रखोगे ना। बैंक वाले ऐसे थोड़ी दे देंगे, चाचा के बेटे थोड़ी हैं। चाचा का बेटा भी आपसे आपके गहने गिरवी रखवा लेता है, भाई पहले पैसे रख, गहने रख, कोई कागज रख, तब जाके पैसे ले लियो, तब जाके 2-3 महीने बाद वापस कर दियो। तो ये तो फिर भी बैंक है, कोई जान पहचान ही नहीं। तो बैंक से लोन लिया, बदले में कुछ गिरवी रख के आते हो, उसको बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। साथ ही साथ आप उसके साथ एक और सिक्योरिटी रखते हो, उसको बोलते हैं सेकेंडरी, यानी कि कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब देखो, मींस सेकेंडरी, इसका मतलब है, मैं भी सही बोल रहा था है ना, पहले आपको ऐसे लग रहा होगा कि सर तो ऐਵੇਂ बोल रहे हैं कहानियां। इन अदर वर्ड्स, कोलेटरल सिक्योरिटी मींस सेकेंडरी सिक्योरिटी इन एडिशन टू प्रिंसिपल सिक्योरिटी। प्रिंसिपल सिक्योरिटी के ऊपर लिखो फर्स्ट सिक्योरिटी। सर अंग्रेजी बता दी, इसका मीनिंग बता दो जी क्या होता है। ये एक बैठा जी बैंक, ये बैठा मैं बेचारा, पत्ते खेल रहा हूं, गर्व और गुरकिरत के साथ मिलके ऊनो खेल रहे हैं हम। धंधा चल नहीं रहा, ऊनो खेलते रहो। मैंने सोचा यार क्यों ना धंधा आगे बढ़ाई, कैसे चलेगा? क्लासरूम्स बढ़वानी पड़ेंगे, टीचर हायर करने पड़ेंगे, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, पैसा चाहिए। तो मैं बैंक के पास गया लोन लेने, बैंक ने मेरे को लोन दिया 5 लाख रुपए का, लेकिन बैंक कह रही है अपनी गिरवी रखनी पड़ेगी सिक्योरिटी। तो पहले मैंने एक प्राइमरी सिक्योरिटी गिरवी रखी। प्राइमरी सिक्योरिटी मैंने अपनी लैंड और बिल्डिंग या अपनी गाड़ी के कागज गिरवी रखे, इसको बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। लेकिन ये वाली मेरी सिक्योरिटी थी, मतलब मेरी जो बिल्डिंग थी वो खुद ही 5 लाख रुपए की थी। बैंक वाले कह रहे हैं 5 लाख की चीज गिरवी रख के 5 लाख का लोन नहीं देंगे, सीधा बैठ। 5 लाख का सामान गिरवी रख के 5 लाख का लोन नहीं देंगे। मैंने कहा एक काम करो, एडिशनल सिक्योरिटी इन एडिशन टू प्राइमरी सिक्योरिटी, एक और सिक्योरिटी रख लो जिसको बोला जाता है सेकेंडरी सिक्योरिटी या कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे मैंने कंपनी के डिबेंचर रख दिए गिरवी 2 लाख रुपए की। तो अब मेरी सिक्योरिटी ओवरऑल 7 लाख की हो गई, तो कंपनी आपको 5 लाख का लोन दे देती है। ठीक है जी, कहानी समझ आ रही है यहां तक? अब जो मैंने इनको डिबेंचर की सिक्योरिटी दी है, मुद्दा यहां पे आ जाता है कि आपने सच में डिबेंचर इशू कर दिए हैं या इशू नहीं किए। मैंने इशू नहीं किए, मैंने अभी गिरवी रखे हैं। इशू करने का मतलब होता है आपने इनको डिबेंचर होल्डर मान लिया, अब हर साल इनको इंटरेस्ट देना शुरू करो। तो भी आपने सिर्फ गिरवी रखे हैं। लोन लिया था आपने 3 साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए। अगर 3 साल के बाद आप ये वाला 5 लाख का लोन ना रीपे कर पाए, तो कंपनी वाले आपके इन डिबेंचर को इशू किया हुआ समझ लेगी। जैसे ही इशू किया हुआ समझ गई, मतलब बटन एक्टिवेट हो गया, तो अब आपको उसको हर साल इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो अभी ये हमने सिर्फ गिरवी रखा है। अब गिरवी रखा है ना, मेरे पास इशू के, मेरे पास कंपनी ने, बैंक ने मेरे को ये 2 लाख रुपए और भी दिए है क्या? कोई अगर कहानी में अपडेट है तो मेरे को बताओ। कंपनी ने कितना पैसा दिया मेरे को बैंक लोन का? 5 लाख। मैंने 5 लाख की बिल्डिंग गिरवी रख दी, ये तो सिक्योरिटी गिरवी रखी है। नहीं तो डिबेंचर इशू करने का मतलब तो ये होता है ना, आपको पैसे भी मिले हैं डिबेंचर इशू करके पब्लिक से। तो यहाँ पे मेरे को 2 लाख रुपए मिला नहीं है, इसलिए ये सिर्फ एक वो गैलरी में पड़े हुए शोपीस की तरह है। तो एक्टिवेट कब होगी? ये एक्टिवेट होगी अगर आप इनके पैसे वापस ना कर पाए, तो ये मान लिया जाएगा आपने इनको डिबेंचर इशू कर दिए, फिर आपको इनको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो अब जब मैंने गिरवी रखा, तो क्या मेरे को गिरवी रखने की भी एंट्री करनी होती है? गिरवी रखने की तो कोई एंट्री नहीं होती कभी भी, गिरवी रखने की कभी कोई एंट्री नहीं होती। लेकिन अब क्वेश्चन में 2 मेथड होते हैं, या तो एंट्री ना करो या फिर एंट्री करके कैंसिल कर दो। बताओ आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा, है ना?
क्योंकि आज तक कोई ऐसा बच्चा हुआ ही नहीं जो कहे कि एंट्री करो फिर उसको कैंसिल करो। सीबीएसई को भी आपकी नब्ज पता थी, तो सीबीएसई कह रही है कि क्वेश्चन में ना करने वाला तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए ना करने वाला मेथड एग्जाम की तरफ से डिसअलाउड हो गया। नो एंट्री। हाँ, तो वो मेथड अलाउड ही नहीं है। तो मतलब इसका मतलब है आपको एंट्री करनी पड़ेगी, फिर उसको कैंसिल भी करना पड़ेगा। तो एंट्रीज कैसे होती है मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप लेटर मैंने लेटर भेजी, माने नहीं वो। तो इसमें देखो जी, इधर देखो, इधर चलो क्वेश्चन टॉपिक खत्म करते हैं। 7-8 मिनट का टॉपिक है, अभी खत्म हो जाएगा, फिर छुट्टी हो जाएगी होपफुली। इधर 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 उम्मीद है तो सब है, उम्मीद और विश्वास पे दुनिया चल रही है, +2 के बच्चे चल रहे हैं, टीचर चल रहे हैं। गर्व मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, फर्स्ट मेथड पढ़ो जी। इधर देखो जी, इधर क्या लिखा हुआ है, गुरकिरत सीधा बैठ जा। हाँ, इधर लिखा हुआ है देयर आर 2 मेथड्स, गौरव स्क्रीन पे, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ डीलिंग सच डिबेंचर्स। इसका मतलब सर आप सही बोल रहे थे, हमें अब आप पे विश्वास हो रहा है, पहले नहीं था, आज से 3-4 मिनट पहले या 2.5 मिनट पहले। बैठ दो सर जी। नींद आ रही है तेनू? नहीं आ रही जी, बैठ दो जी। थोड़ी नींद खुलेगी। ओ बच गया, बच गया, बच गया, बच गया, बच गया जी, बच गया सब। बच गया जी। तेनू भी नींद आ रही है? थोड़ी देख ले, ये आ रही है ना? बच गया, उरे नींद आपके बच्चे। किसी और को नींद आ रही है तो बताओ, नींद खोल दे। आई जशन, नींद आई? अच्छा, लघु दिन मारी आई? सीधा बैठ, सीधा बैठ। सीधे। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है देयर आर 2 मेथड्स। फर्स्ट मेथड पढ़ के देखना क्या लिखा हुआ है, नो एंट्री इज पास्ड इन द बुक्स। बात ही खत्म। कह रहे पहले मेथड में आपको कोई एंट्री नहीं करनी, क्योंकि गिरवी रख रहे हो ना, गिरवी रखने की कोई एंट्री नहीं होती। लेकिन सीबीएसई कह रहा है कि ये तो करना ही नहीं है। ओके जी, तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ पहली एंट्री ये करनी है, जो बैंक से लोन लिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। मेरे को बताओ, लोन लेने से पैसा आएगा या जाएगा? इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, ये एंट्री देखो, ये वाली बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, कितने से? 5 लाख रुपए से। तो बैंक लोन वाली एंट्री तो कर रहे हैं हम, जो डिबेंचर उनको गिरवी रख रहे हैं, गिरवी करने वाली एंट्री नहीं रखनी करनी। सीबीएसई कह रहा है। चलो भी आगे सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड ये कहता है, इन दिस मेथड एंट्री फॉर इशूइंग ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी आल्सो रिकॉर्डेड। दिख रहा है? फर्स्ट मेथड सीबीएसई में अलाउड ही नहीं है। एडिशन में बुक्स में मेथड तो है, सीबीएसई कह रही है हमारी तरफ से अलाउड नहीं है। प्रैक्टिकली होता रहे, सीबीएसई कह रही है हमारी तरफ से अलाउड नहीं है। तो पहले सबसे पहले आपने लोन लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। समझ लो आप सिक्योरिटी गिरवी रख रहे हो 7 लाख रुपए की। तो देखो नीचे डिबेंचर हमेशा क्रेडिट होते हैं, आपने बड़े सारे क्वेश्चंस किए हैं आज। डिबेंचर देखो हमेशा क्रेडिट हो रहे हैं, तो देखो डिबेंचर क्रेडिट हो गए। मैं समझ लो 7 लाख की सिक्योरिटी रख रहा हूँ, 5 लाख के लोन के बदले में 7 लाख की सिक्योरिटी रख रहा हूँ, तो 2 डिबेंचर हो गया। अब सच में तो डिबेंचर मैं इशू कर ही नहीं रहा, तो डेबिट मैं बैंक को करूं, डिबेंचर एप्लीकेशन को करूं, अलॉटमेंट को करूं, कैपिटल रिजर्व को, गुडविल को, पता ही नहीं है। जब पता नहीं होता तो अकाउंट्स ने एक ही शब्द दिया, ब्रह्मास्त्र, सस्पेंस। तो कह रहे आप डिबेंचर को ना सस्पेंस लिख दो। तो आपको ये एंट्री करनी पड़ती है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। क्योंकि आप लोगों ने आगे देखो इन द बैलेंस शीट, ये जो मैं आपको कह रहा हूं ना, ये पेपर में ये टॉपिक आएगा ही आएगा। इतनी एंट्री होती है, बस ये टॉपिक इतना ही है। सीबीएसई आपके साथ क्या रोल प्ले करेगा पहले ही सुन लो। सीबीएसई ये टॉपिक तो देगा ही देगा आपको, ठीक है। आप मान के चलो हर 4 साल में से 3 सालों में ये टॉपिक आता ही है, तो बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है 75%, है ना। हम तो 5% को भी बहुत प्रोबेबिलिटी मानते हैं, तो 75% प्रोबेबिलिटी है। सीबीएसई आपके साथ इतना खेलेगा कि कहेगा कि ये वाली एंट्री तो सौखी है, 5 लाख की एंट्री कर दो, 7 लाख का सस्पेंस क्रिएट कर दो, साथ बैलेंस शीट बना के दिखाओ। अब बैलेंस शीट में डिबेंचर देखो कैसे आएंगे, डिबेंचर सस्पेंस विल शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम द डिबेंचर अकाउंट। कह रहे हैं डिबेंचर लिख देना 7 लाख, उसमें से सस्पेंस माइनस करके, एक्चुअल में तो 0 है ना, गिरवी रखे हैं, तो एक्चुअल में 0 दिखाना है आपने। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलो जी, पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये देखो ये है सॉल्यूशन। मैं आपको दिखा रहा हूं कि हमने बैंक से लोन लिया, फॉर एग्जांपल इधर लिखा हुआ है कि आपने बैंक से लोन लिया, ये है क्वेश्चन।
करो जी, कॉपी पे करेंगे। अ कंपनी हैड रुपीज 10 लाख 12% डिवेंचर्स। कंपनी के पास 10 लाख रुपए के डिवेंचर्स हैं। पढ़ना, नेक्स्ट लाइन पढ़ना। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टुक अ लोन ऑफ 2 लाख फ्रॉम SBI फॉर विच कंपनी प्लेस्ड विद डिवेंचर 2,50,000 एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। बात जच रही है कि नहीं जच रही? कितने का लोन लिया? सिक्योरिटी गिरवी कितने की रखी? क्या मैंने सच में डिवेंचर इशू रखे हैं कि गिरवी? सच में तो ये गिरवी रखे हैं, सिर्फ डिवेंचर इशू नहीं किए। पास जर्नल एंट्री ऑल्सो शो द डिवेंचर एंड बैंक लोन इन द बैलेंस शीट। बैंक लोन टू बैंक। तो इधर देखो, फर्स्ट मेथड ये कर रहे हैं। हमें फर्स्ट मेथड कभी नहीं करना होता, हमें सेकंड मेथड करना होता है। करो जी। बैंक लोन जो 50,000 की एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है तो वो बैंक बाद में रिफंड करेगा जो यार ये तो गिरवी रखे है ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ। आप सोच के देखो यार, ये मैंने कंपनी से ना, ये आप ये सोचो, ये डिवेंचर्स है। मैंने कंपनी से 2 लाख रुपए का लोन लिया, 2 लाख रुपए मेरे बैंक अकाउंट में आ गए 5 सालों के लिए। 5 सालों के बाद मैंने जब लोन लिया था ना, ये कागज है, रजिस्ट्री की कॉपी है ये, समझ रहे हो? ये मैंने कागज रखे, ये लोग गिरवी रख दिया। मैंने क्या कंपनी को 50,000 रुपए दिए फालतू? मैं तो अभी गिरवी रखने का मतलब होता है आप अपने रजिस्ट्री के कागज, अपने जो आपके पास स्विफ्ट है, जो आपके पास होंडा सिटी कार है, उसके कागज गिरवी रख रहे हो। कागज ही तो कागज होते हैं सर, ये नहीं होते, बहुत छोटे हैं, A4 साइज के होते होंगे, बस फोटो स्टेट करा के इतना बन जाता है, बस है तो कागज। 5 साल के लिए लोन लिया, 5 साल के बाद आपने वो लोन वापस कर दिया, 2 लाख रुपए आपने बैंक को दे दिया, आप अपने उससे कागज वापस ले आए। प्रोसेस तो समझो ना यार। 50,000 रुपए एक्चुअल डीलिंग थोड़ी हो रही है, 50,000 रुपए तो कागजी बातें हो रही हैं, गिरवी। तू समझ ले, उन्होंने भी सुन लैंड दे, तू ना बैठा कर यार उधर। माइंड डाइवर्ट होता, फिर तेरे डाउट बाद ही रह जाते हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं लगता कि वो डाउट क्यों रह जाता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन खराब हो जाती है। आगे पूछ रहा था ये क्या? फर्स्ट मेथड करेंगे तेरे दिमाग में समझ आ जाए ताई ना। फर्स्ट मेथड मैं कह रहा हूँ CBSE ने अलाउड ही नहीं कर रखा, फिर उधर भी दिमाग की समझ नहीं आ रही। फर्स्ट एंट्री में हमने कितने का लोन लिया बैंक से? 2 करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। हमने 2 लाख रुपए का लोन लिया तो 2 लाख की एंट्री कर दो। सच में मेरे पास पैसा आया जी 2 लाख रुपए, तो नरेशन लिखो, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। डिवेंचर सस्पेंस हो गए 2.5 लाख। उसके बाद अगली एंट्री जो होनी है, डिवेंचर्स को क्रेडिट कर देना है, तो डिवेंचर सस्पेंस को डेबिट कर दो। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। देखना कितने परसेंट डिवेंचर्स हैं, 2.5 लाख। कितने परसेंट डिवेंचर है यार, बोलना कोई। 12% डिवेंचर्स, 2,50,000 के। अब क्वेश्चन में क्या करनी है, बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है जी। बैलेंस शीट बनाओ, कर दी एंट्री, कर दी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। काफी अब बनेगी कंपनी की बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। बैलेंस शीट में एक ऊपर आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड। अब मेरे पास डिवेंचर्स हैं, तो डिवेंचर का मेजर हेड पता है आपको कौन सा होता है? नॉन करंट। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर ना फर्स्ट सब हेड आता था लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के सामने लिखो नोट नंबर 1। तो अब आपको नीचे नोट्स दिखाने पड़ेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स। जितनी भी डिटेल होती है बैलेंस शीट में नहीं गंद मारा जाता, नोट्स टू अकाउंट्स में सारे वर्किंग नोट या डिटेल दिखाई जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, रुपीस। तो नोट नंबर 1 ये आ गया इधर, ये यही वाला नोट नंबर 1 है। नोट नंबर 1 के सामने क्या नेम है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो यहाँ पे लिख दो लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में अब देखो आपके पास क्या क्या है, अब ध्यान से देखते चले जाना, आपको लगेगा कि ये तो क्या ही हो रहा है। सबसे पहले कंपनी के पास पहली लाइन पढ़ो क्वेश्चन की ना, फर्स्ट लाइन रीड आउट करो, फर्स्ट लाइन रीड आउट करो। कंपनी के पास
ये कोई बुक्स ही क्लोज करके बैठे हैं। कंपनी के पास कितने डिबेंचर्स हैं जी? कंपनी के पास सबसे पहले है, कंपनी हैड ₹10 लाख 12% डिबेंचर। तो कंपनी के पास सबसे पहले तो 10 लाख के डिबेंचर हैं ही पड़े, तो सबसे पहले आपको वही 10 लाख लिखना पड़ेगा जी। सबसे पहले आपको वही 10 लाख लिखना पड़ेगा। कहाँ गई बैलेंस शीट? तो सबसे पहले लिखो, या तो एक काम करो, सबसे पहले लिख लो बैंक लोन, जो हमने बैंक से लोन लिया है, बैंक से लोन लिया, वो भी तो मेरे लिए लाइबिलिटी है ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। 2 लाख रुपए बैंक लोन आ गया। ऐड करो डिबेंचर्स, कितने के डिबेंचर हमारे पास थे ऑलरेडी? 10 लाख के। और कितने के डिबेंचर आपने इशू किए हैं? नए डिबेंचर कितने के थे? 2,50,000। क्वेश्चन के सॉल्यूशन में दिया हुआ था, अगर आप क्वेश्चन जब हमने टॉपिक पढ़ा था ना, तीसरी लाइन में लिखा हुआ था डिबेंचर सस्पेंस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम डिबेंचर्स। एक्चुअल में जो नए वाले डिबेंचर है 2.5 लाख के, मैंने इशू किए हैं या सिर्फ गिरवी रखे हैं? एक्चुअल में तो मेरी लाइबिलिटी अभी तक नहीं है, तो इसको फिर माइनस कर देना होता है। माइनस कर दो डिबेंचर सस्पेंस लिख के, तो इसको कैंसिल ही करने, इसको लिखना ही हमने 0 है। कंपनी के पास अल्टीमेटली जो लाइबिलिटीज है ना, वो 12 लाख की हैं। 10 लाख के पहले डिबेंचर थे, 2 लाख कंपनी ने और लाइबिलिटी का पैसा उठाया। ये शो करना पहले, तभी कर रहा हूं ना मनन, तभी पता चलेगा ना कंपनी ने सिक्योरिटी गिरवी रखी हुई है। अगर ना करना हो तो फिर मैं करता ही ना। तो ये 12 लाख रुपए को ऊपर लेके आ जाओ, ये 12 लाख रुपए को ऊपर लेके आ जाओ। ये बैलेंस शीट बनती है। एक बार देखो बैलेंस शीट हमने कैसे बनाई है। सबसे पहले मेजर हेड सब हेड लिख दिए। मेजर हेड सब हेड के आगे हमने लॉन्ग टर्म बोरिंग में नोट नंबर 1 डाल दिया, फिर नोट नंबर 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, नोट नंबर 1 यहाँ पे आ गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग। अब देखो कंपनी के पास टोटल कितनी लाइबिलिटी है? 2 लाख का अभी ताजा लोन लिया, 10 लाख के डिबेंचर पहले थे, 12 लाख, 2.5 लाख रुपए के और एक्स्ट्रा भी तो लिए थे, लेकिन एक्स्ट्रा गिरवी रखे थे ना। लेकिन शो करना जरूरी है, ये वाली जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, ये शो करना जरूरी है। पहले लिख दो डिबेंचर 2.5 लाख, ऊपर डिबेंचर सस्पेंस मत लिखना, पहले डिबेंचर लिखना है। देखो नीचे डिबेंचर सस्पेंस माइनस करने, तो अल्टीमेटली गिरवी रखने वाले लोन डिबेंचर मेरे पास 0 ही हुए ना, गिरवी वाले, तो देखो 0 आ गया। तो टोटल लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितनी हुई? 12 लाख। तो ये 12 लाख फिर बैलेंस शीट में चली जाएगी। मतलब आपको प्रेजेंटेशन के पर्पज से पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना होता है, फिर नोट टू अकाउंट्स का। लेकिन पूरा किसको करना होता है? पहले नोट्स टू अकाउंट्स को पूरा करना होता है, फिर बैलेंस शीट को, क्योंकि जो नोट्स टू अकाउंट्स में अमाउंट आएगी वही की वही बैलेंस शीट में जाएगी। बस अब एक ही टॉपिक हमारा रह गया इंटरेस्ट का और रिडम्पशन का, वो करेंगे बाद में।